हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिलेशन फंक्शंस का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर के अंदर क्या खास है सर? ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि यहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें, कोर मैथमेटिक्स वाली चीजें बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें जो कि थोड़ी मुश्किल होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, थोड़ी कम समझ में आएंगी, लेकिन भाई हम कुछ बातें जरूर करेंगे। सिर्फ बातें ही करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बातों के साथ साथ हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की आप लोगों के सामने रखें। लेकिन लेकिन भाई चैप्टर थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल सेंसेस के साथ हम लोगों को बात करनी है। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को लगे कि सर अपने तो दिमाग के ऊपर से चला गया। तो बेटा थोड़ा सा और ऊंचा हो जाना ना, तो फिर दिमाग के अंदर से चला जाएगा। थोड़ा दिमाग को और बड़ा करना है, थोड़े सोच के दायरे को बड़ा करना है। जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा करना है और आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आ जाएगा यकीनन। और फिर जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसके बाद आप लोग क्या करें? आप लोग लगाएं प्रैक्टिस शीट। और प्रैक्टिस शीट को करने के बाद क्या करें? करें एनसीईआरटी, है ना? तो एनसीईआरटी तो भैया देवता है, तो एनसीईआरटी करना बेहद जरूरी है। और यहां से आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर की खास बात यह है कि यहां से जनरली पेपर में एक सवाल उठता है। इनवर्स ऑफ फंक्शन जानते हो ना? हाँ सर जानते हैं। 1 1 on 2 का प्रेजेंस भी यहां पर दिखेगा। कॉम्पोजिशन तो है ही अपना हीरो आदमी, एकदम बढ़िया वाला। तो भाई चलो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग कॉम्पोजिशन की तरफ चलेंगे। और कॉम्पोजिशन की बात सबसे पहले अगर हम लोग करना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के सामने बनाना चाहता हूं। कोशिश ये करूंगा कि जल्दी जल्दी बनाऊं ये डायग्राम, है ना? तो यहां पर हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा एक मशीन टाइप की चीज, जिसमें से ऐसे करके यूं मान लो एक नलका निकल रहा है। सर नलका क्या होता है बेटा? नलका ऐसा जिसमें से पानी गिरता है ना? ठीक है, थोड़ा चालू हिंदी की इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर ऐसा है कि एक छोटा सा इनपुट आइटम डला हुआ है ऐसे करके। जी सर, जी ऐसे करके ये मशीन बना हुआ है। चल जाएगा काम? जी सर चल जाएगा काम। ये लो जी सर। अब इसमें ऐसा है कि इस वाले फंक्शन को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये फंक्शन जो है ये सर एफ एक्स फंक्शन है। क्या फंक्शन है सर? एफ एक्स फंक्शन है। तो आप यहां से कोई सामान डालोगे? हाँ सर डालेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? जो भी सामान डालोगे वो बन जाएगा डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन, है ना? फंक्शन एफ एक्स का बन जाएगा डोमेन। फिर क्या करेंगे सर? ये फंक्शन यहां पर इसमें से कुछ डलेगा, डलेगा तो इसके अंदर चीजें ग्राइंड होंगी, पीसिंग पीसिंग पीसिंग, है ना? सब कुछ होगा। फिर इसमें से हमारे पास एक सामान निकलेगा। वो सामान को हम लोग क्या बोलेंगे सर? उस सामान को हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ एफ। क्या बोलेंगे दोस्त? रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स बोलेंगे। लेकिन अब मजेदार बात यह है कि सर हम लोग मार्केट से एक और मशीन खरीद कर लेकर आए हैं जिसका इनपुट कुछ इस तरीके से डल रहा होगा। एंड फिर उसके बाद यहां से बेटा फिर एक और नलका निकल रहा होगा। ठीक है जी। और इस मशीन का नाम हम लोग रख देते हैं जी एक्स फंक्शन। तो अब ये जो सामान निकला है यहां से, अब ये सामान इसके अंदर जा रहा होगा, इस मशीन के अंदर जा रहा होगा। तो अब ये क्या बन जाएगा दोस्त? ये बन जाएगा डोमेन ऑफ जी एक्स फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? डोमेन ऑफ जी एक्स फंक्शन बन जाएगा। और फिर यहां से एक सामान निकल रहा होगा दोस्त, और इस सामान को हम लोग क्या बोलेंगे सर? रेंज ऑफ जी एक्स फंक्शन बोलेंगे, हैं जी? तो ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया कि सर एक मशीन में हम लोगों ने कुछ डाला और वहां से कुछ निकला, अब उस निकली हुई वैल्यू को वापस दूसरी मशीन में डालेंगे, वहां से कुछ निकलेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत आसान सी चीज है बेटा, बहुत घबराने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और बताऊंगा जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कह रहा है कि सर मान लेते हैं फंक्शन एफ जो है वो ए से बी जा रहा है, यानी ये जो डोमेन है वो बेटा क्या है? डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए है। अच्छा, रेंज ऑफ ये क्या है सर? बी है। क्या है? बी है। तो डोमेन ऑफ जी एक्स क्या हो जाता है सर? बी है। और यहां से निकल कर आता है तो ये बेटा सी हो जाता है। सपोज करेंगे सेट सी हो जाता है तो फंक्शन ए से बी तक जा रहा है, फंक्शन जी जो है वो बी से सी जा रहा है। और ये कह रहा है कि सर हमारे पास एक फंक्शन होता है गॉफ, GOF बोल लो या गॉफ बोल लो, कुछ भी बोल लो। वो फंक्शन की खास बात क्या होती है सर? ए से सी जा रहा है। नहीं समझ में आया? अभी दूसरे डायग्राम से भी समझाऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर गॉफ फंक्शन जो होता है वो जी ऑफ एफ एक्स होता है। यानी जैसे फंक्शन एफ के अंदर आप एक वैल्यू डालते हैं, इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू जब आ जाती है उसे आप जी फंक्शन के अंदर डालते हैं एंड देन उसमें से एक वैल्यू निकालकर लेकर आते हैं। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। और डिटेल में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से बताना पसंद करूंगा मेरे दोस्त, जिसके अंदर सपोज कीजिए कि हम लोगों ने कहा सर ये एक
सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। अच्छा, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो हम लोग कहेंगे सर यहां से यहां पर अगर मैपिंग करेंगे तो लेट अस से ये एफ फंक्शन है, और यहां से यहां मैपिंग करेंगे तो लेट अस से ये जी फंक्शन है ना। सेट ए से सेट बी में जाएंगे तो एफ फंक्शन, सेट बी से सेट सी में जाएंगे तो सी फंक्शन। सपोज करते हैं यहां से कोई एलिमेंट एक्स है, वो एलिमेंट एक्स जो है वो y वैल्यू देता है बेटा b सेट के अंदर, और ये y वैल्यू जो है ये बच्चा c सेट के अंदर z वैल्यू देता है जब वो g फंक्शन के अंदर में डाला जाता है। तो हम लोग यहां से एक खास तरीके की मैपिंग करते हैं, जो ये कि सर अगर सेट ए से सीधा सेट सी तक जाना हो तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं गॉफ एक्स फंक्शन बोलते हैं, यानी GOF फंक्शन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास z आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमारा एक कंप्लीट मैपिंग होता है कि हम लोग बीच वाले फंक्शन में ना जाकर सीधा एक डायरेक्ट पाथ निकालने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। हालांकि ये कुछ हद तक कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन से मैच करता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट पाई जा सकती हैं, जैसे कि भाई रिलेशन के अंदर किसी भी नंबर का मैपिंग किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शंस के अंदर जो है वो सर एक एलिमेंट जो है वो एक ही तीर चलाता है, दो तीर नहीं चलाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस पैदा करनी शुरू कर देती हैं इन दोनों के बीच में। लेकिन सर इसमें फंक्शन का कॉम्पोजिशन कैसे करना होता है ये भी थोड़ा सा सिखा दीजिए। तो भाई लेकर आया हूं, ठहरो जरा, रुको जरा, सब्र करो। है यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सर एफ एक्स बराबर अगर एक फंक्शन हो जाता है एक्स का क्यूब, जी एक्स बराबर एक फंक्शन हो जाता है 2x+1, तो हम लोग कॉम्पोजिशन कैसे कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देखिए बेटा। मैं यहाँ पर कुछ कॉम्पोजिशंस लिखूंगा जिसके ऊपर आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। 5 एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इन 5 एग्जाम्पल को आपको बहुत बेहतरीन से समझना है। सपोज कीजिए सबसे पहले आप निकालते हैं FOGX निकालते हैं, जी सर। उसके बाद निकालते हैं GOFX निकालते हैं, जी सर। उसके बाद आप निकालते हैं FOFX निकालते हैं, जी सर। उसके बाद आप निकालते हैं GOGX फंक्शन, ओके सर। कई बार बेटा ऐसे करके भी निकाला जाता है, FOFX फंक्शन भी निकाला जाता है। कई बार बच्चे ऐसे भी निकाला जाता है, GOGOG फंक्शन करके भी निकाला जाता है। तो ये जो 6 फंक्शंस अगर मैं लेकर चलूं तो क्या इनको बनाने आने से हमें कॉम्पोजिशन करना आ जाएगा? भाई कोशिश करते हैं शायद से आ जाए। चलो ध्यान देना, मुझे FOGX लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि सर f फंक्शन के अंदर gx को डाल दो, जी सर डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, f फंक्शन के अंदर gx डालोगे तो f 2x+1 हो जाएगा। यहां पर बेटा g फंक्शन के अंदर fx को डाल देंगे तो हमारे पास g फंक्शन के अंदर fx यानी x³ डल जाएगा, जी सर। यहां पर हम लोग f फंक्शन के अंदर fx को डाल देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सर f फंक्शन के अंदर हम लोग x³ को डाल देंगे। यहां पर g फंक्शन के अंदर gx को डाल देंगे, यानी कि gx अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सर g फंक्शन के अंदर 2x+1 को डाल देंगे। ओके सर, मेहनत अभी यहां पर लगेगी मेरे दोस्त, मैं इस वाले पार्ट को अभी थोड़ा सा लिख देता हूं, लेकिन स्टिल हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे अभी, क्योंकि ये लंबा जाएगा। यहां हम लोगों को क्या करना है सर, f फंक्शन के अंदर फिर से fx फंक्शन को डाल देंगे तो ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, जिसमें f फंक्शन के अंदर फिर से सर f फंक्शन के अंदर क्या डलेगा, x का क्यूब डलेगा। क्या डलेगा दोस्त, x का क्यूब डलेगा। यहां नोट करेंगे तो g फंक्शन के अंदर g डालेंगे और फिर उसके अंदर वापिस से gx फंक्शन डालेंगे तो ये फंक्शन अब कैसा दिखने लग जाएगा सर, ये दिखने लग जाएगा g फंक्शन के अंदर g और फिर उसके अंदर बेटा 2x+1 ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। सर अभी तक तो बात समझ में आती है कि सर बस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया है। अब असली खेल शुरू होता है। असली खेल को शुरू करने से पहले यहां पर ध्यान देंगे कि सर जैसे हमारे पास मान लीजिए fx फंक्शन जो है वो x का स्क्वायर है, तो f2 कितना हो जाता है बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाता है। सर हलवा चीज मत बताओ। f3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है। सर ये भी हलवा है। बेटा f-1 कितना हो जाता है, सर -1 का स्क्वायर हो जाता है। सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर मैं ये सब ना लिख कर मैं ऐसे लिखता, कैसे कैसे कि मैं f के अंदर यहां पर t डाल देता तो बेटा ये t का स्क्वायर हो जाता। हाँ सर वही सेम बात आप बोल रहे हो। अगर मैं f के अंदर यहां पर 2x डाल दूं दोस्त तो क्या ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा? हाँ सर, आप समझ आया क्या बोलना चाहते हो, आ गया। तो अगर ये बात समझ में आती है दोस्त, ये बात समझ में आती है तो सबसे पहली वाली लाइन में आपको लिखा हुआ है कि f के अंदर हम लोगों ने 2x+1 डाला हुआ है और fx जो है वो x का क्यूब है। तो क्या आप यही बोलोगे कि सर ये 2x+1 का होल क्यूब हो जाएगा? हैं जी, 2x+1 का होल क्यूब हो जाएगा।
फिर उसके बाद जी फंक्शन के अंदर बेटा एक्स क्यूब डाला हुआ है, तो अगर जी एक्स फंक्शन में एक्स इधर है तो एक्स इधर है, मुझे निकालना है जी एक्स क्यूब निकालना है, तो क्या वो फंक्शन हमारे पास 2x³ + 1 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। हाँ जी सर। एफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा सर? हमारे पास एक्स क्यूब फंक्शन का फिर से क्यूब हो जाएगा, तो वो x की पावर 9 बन जाएगा। जी 2x + 1, बेटा देखना x इधर है तो x इधर है, अगर मैं x की जगह पे 2x + 1 रख दूं तो ये ट्वाइस ऑफ 2x + 1 हो जाएगा, यानी ये 4x + 3 हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। हैं जी, बढ़िया भाई, बात यहां तक समझ में आती? सर आती आती आती, बहुत जोर से आती। आगे बढ़ती तो हम ये कहते हैं कि सर एफ एक्स क्यूब हमने निकाला हुआ है, दैट इज x की पावर 9 है, तो इसका मतलब यहां पर f के अंदर x की पावर 9 डल जाएगा। अरे हाँ यार, एफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? एफ एक्स क्यूब हमारे पास कितना है सर? x की पावर 9 है, तो एफ एक्स क्यूब की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया सर? x की पावर 9 लिख दिया। ठीक है सर। और एफ एक्स 9 अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? x की पावर 9 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? x की पावर 27 बन जाएगा। हाँ जी सर, सब्स्टिट्यूशन का खेल है सारा। अच्छा, g 2x + 1 हमने देखा कितना है सर? g 2x + 1 हमारे पास 4x + 3 है। कितना है बेटा? 4x + 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर g के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे? 4x + 3 डाल देंगे। तो अब मेरे पास gx फंक्शन में x की जगह पे 4x + 3 रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ 4x + 3 + 1 बन जाएगा, तो दिस इज 8x + 7 बन जाएगा। हाँ जी सर, 8x + 7 यहां पर बन जाएगा। तो आई होप यहां तक बेसिक लेवल पे चीजें समझ में आती है। जस्ट सब्स्टिट्यूशन वाली बेसिक थिंग्स है भाई, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सर इसके अंदर क्या चीजें आने वाली हैं? वही 4 एग्जाम्पल काफी है, मैं ये वाले दोनों एग्जाम्पल रीराइट नहीं कर रहा हूं, 4 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि सर मुझे सबसे पहले FOFX देखना है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल बेटा GOGX देखना है, सपोज कीजिए। हैं जी? जी सर, ओके सर। फिर उसके बाद तीसरे एग्जाम्पल भी लेते हैं कि सर FOGX फंक्शन दिखा दो क्या होता है। ठीक है सर। और फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं GOFX फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है सर, कौनो परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे सर? अब ऐसा करेंगे कि FOFX फंक्शन है, अभी fx फंक्शन जो है वो मेरे पास sin x फंक्शन है, तो इसका मतलब सर f के अंदर sin x फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दें। हाँ जी सर। यहां पर बच्चा क्या करें? यहां पर g के अंदर gx फंक्शन log x है, तो g के अंदर log x फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दें। जी सर। यहां पर FOG है, तो f फंक्शन के अंदर gx फंक्शन यानी log x को सब्स्टिट्यूट कर दें। अच्छा, ये GOF है, तो इसका मतलब g के अंदर बेटा sin x फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दें। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। बात समझ में आती है? बेसिक सब्स्टिट्यूशन थिंग्स। अब मैंने कहा कि सर f फंक्शन जो है वो मेरे पास sin x है, और मैंने अगर यहां पर x डाला है तो यहां पर x आ रहा है, लेकिन सर अगर मैं f फंक्शन के अंदर sin x को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? ये बन जाएगा sin ऑफ sin x बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? है ना? ठीक है जी। फिर उसके बाद यहां पर g के अंदर log x डालता हूं तो वो log x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। f फंक्शन के अंदर log x डालोगे तो क्या वो साइन ऑफ लॉगरिदम x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और फिर यहां पर log के अंदर क्या आ जाएगा सर? साइन x आ जाएगा। तो ये हो गए मेरे पास बेसिक 4 कॉम्पोजिशन जो कि जनरली हमें बनाने को सीखने होते हैं। हैं जी? यहां तक क्लियर है? एकदम क्लियर। फॉक फंक्शन, गॉफ फंक्शन, फॉफ फंक्शन, जीओजी फंक्शन, ये सब जो भी है वो सब हमारा बनाना सीख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट आंसर्स आप लोगों को आ सकते हैं, लेकिन जस्ट सब्स्टिट्यूशन थिंग्स हैं, ये आप लोगों को समझना है। हैं जी? एकदम बढ़िया, बिल्कुल सर। ठीक है सर, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर हमारे पास कुछ थियरम्स इंट्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। चांसेस है कि इन क्वेश्चन से सवाल पूछ लिया जाए, शायद से ये पूरा का पूरा छप कर आपके सामने आ जाए, लेकिन चांसेस ये भी है कि यहाँ से ना आए, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल, थोड़े से मुश्किल, थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक बार थ्योरम को जरा दिल लगाकर पढ़ें बेटा। सबसे पहला थ्योरम आपसे कह रहा है कि अगर f जो है वो a से b डिफाइंड है, g जो है वो b से c डिफाइंड है, और जो GOF फंक्शन यानी गॉफ फंक्शन जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसका डोमेन A है। जी सर, ओके, यहाँ तक बात हमें समझ में आती है। और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें बताइए कि f फंक्शन जो होगा वो इंजेक्शन होगा और g फंक्शन जो होगा वो सरजेक्शन होगा, यानी f फंक्शन 1 1 होगा और g फंक्शन ऑन टू होगा। तो हम लोग इसे कैसे प्रूव करने वाले हैं बेटा? वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग इसको
थोड़ा सा आप लोगों को फोकस अपना बनाए रखना होगा, है ना, थोड़ा सा। कितना सर? थोड़ा सा, एकदम जला सा। तो यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है सर? हमें दिया गया है कि एफ जो है वो डिफाइंड है। कहां डिफाइंड है सर? एफ फंक्शन। एफ फंक्शन डिफाइंड है ए सेट से सेट बी तक। जी फंक्शन डिफाइंड है सेट बी से सेट सी तक। जहां पर हमें और क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि सर गॉफ फंक्शन जो है वो हमारे पास आई फंक्शन यानी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ रहा है, जिसका डोमेन कौन है सर? ए है। ए डोमेन कौन है सर? जो एफ का डोमेन है ना? जी सर, यहां तक बात समझ में आती है। हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है सर? हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है टू प्रूव। ठीक है सर, टू प्रूव। टू प्रूव में ये बोल रहा है कि सर एफ जो है इज 1 1। ठीक है जी। और जी फंक्शन जो है एंड जी फंक्शन जो है इज ऑन टू, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। लेट मी करेक्ट दिस, एक बार चेक कर लेते हैं। जी सर, जी को ऑन टू और एफ को 1 1 प्रूव करने के लिए बोल रहा है। देखो दोस्त, अगर मुझे एफ को 1 1 प्रूव करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप एफ को 1 1 प्रूव करना चाहते हो तो लेटेस्ट से हम लोग यहाँ पर प्रूफ शुरू करते हैं पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 1 का प्रूफ शुरू कर रहे हैं कि मुझे प्रूव करना है कि एफ इज 1 1। ये मुझे प्रूव करना है कि f जो है वो 1 1 है। तो f 1 1 है तो बेटा आप इसे ऐसे कह सकते हो कि सर किसी तरीके से अगर मैंने f(x1) को f(x2) से बराबर रख दिया है ना, ऐसे करके बराबर रख दिया, तो मैं बस अब किसी तरीके से x1 बराबर x2 प्रूव कर दूं तो सर ये f11 हो जाएगा ना, f11 हो जाएगा। मेरा ये टारगेट होता है कि सर fx1 अगर fx2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर हो जाए तो वो 1 1 की कंडीशन लगाएगा। जी सर, ठीक है। तो फिर इस तरह से अगर मैं शुरू करता हूं तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं सर? मैं दोनों तरफ g फंक्शन को अप्लाई कर देता हूं, तो ये g ऑफ fx1 हो जाएगा और ये g ऑफ fx2 हो जाएगा। सर ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर g एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है और आप उस फंक्शन में दो सेम वैल्यूज डाल रहे हो, सेम वैल्यू समझ रहे हो बेटा, fx1 और fx2 पहले से ही बराबर मान लिए, अब सेम वैल्यूज डाल रहे हो तो सर आंसर भी तो सेम आएगा ना, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है। है ना सर? हाँ जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं कि सर ये गॉफ ऑफ x1 हो जाएगा। जी सर। और ये गॉफ ऑफ x2 हो जाएगा। हमने कहा सर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो गॉफ ऑफ x1 और गॉफ ऑफ x2 हमें क्या देगा सर? आइडेंटिटी फंक्शन जो डोमेन डाला है वही आंसर आ जाएगा, इधर से जो डोमेन डाला है वही आंसर आ जाएगा। तो सर ये वाली पार्ट हो गई, हैं जी, ये पार्ट हो गई। तो हमने कहा सर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 है। तो भाई हम लोग कहाँ पहुंच गए भाई? कहाँ पहुंच गए भाई? हम पहुंच गए देयरफॉर f जो है इज 1 1 हो जाता है। हाँ जी, मजा आया? आया ही होगा, हैं? आया ही होगा, आया नहीं आया? है ना? ये वाला पार्ट हो गया सर, प्रूफ हो गया, बढ़िया एकदम धांसू। सर आग लगा दिया आपने, आग। चलो अब मैं यहाँ से आप लोगों से कहूँगा कि सर इसमें हम लोग लेकर चलते हैं ऑन टू की कंडीशन। ऑन टू की कंडीशन में क्या है सर? हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, हम लोग सेकेंड कंडीशन को प्रूव करने चाहते हैं कि सर जी जो है इज ऑन टू। बेटा जी ऑन टू का मतलब ये होता है, जरा ध्यान से देखिए इसके अंदर हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। सपोज करें यहाँ पर सेट ए है, सपोज करें यहाँ पर सेट बी है, सपोज करें यहाँ पर सेट सी है, और हमने कहा कि सर सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हम लोग x से दिखा रहे हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट्स को y से दिखा रहे हैं और सेट सी के सभी एलिमेंट्स को z से दिखा रहे हैं। तो f फंक्शन जो है वो f से x से y जाएगा, g फंक्शन जो है वो y से z जाएगा, और गॉफ फंक्शन जो है वो सर कहाँ से जाएगा? गॉफ फंक्शन जाएगा हमारा a से c तक, यानी x से z को मैप कर रहा होगा, है ना? ठीक है जी। तो फिर हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं, हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं कि सर हमारे पास जो फंक्शन है, जो फंक्शन है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि लेट करते हैं। ओके, लेट करते हैं कि y बराबर हमारे पास क्या है सर? fx है। लेट कीजिए y बराबर हमारे पास क्या है सर? fx है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है सर? b सेट से बिलोंग कर रहा है जी, बी सेट से बिलोंग कर रहा है सर, y जो है बी सेट से बिलोंग करेगा। अब अगर मैंने दोनों तरफ बेटा क्या लगा दिया? दोनों तरफ मैंने यहाँ पर g लगा दिया, g फंक्शन। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो सर ये g ऑफ fx के बराबर होगा विद ड्यू द रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन में सर सेम डोमेन डालोगे तो आंसर तो सेम आना ही आना है फंक्शन की डेफिनेशन के बेसिस पे। अब आप कहेंगे कि सर ये मेरे पास gy फंक्शन हो गया
और ये मेरे पास क्या हो गया सर, गॉफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया। हाँ सर, गॉफ ऑफ एक्स फंक्शन हो जाता है। जी सर, ये भी बात समझ में आती है यहाँ तक। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई खास परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर, एकदम नहीं है सर। यहाँ देखिए, फिर हम कहेंगे कि सर गॉफ फंक्शन जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो जो डोमेन डाला था वही आंसर भी आना चाहिए, यानी गॉफ एक्स बराबर वाई हो जाएगा, है ना, गॉफ एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि सर जी वाई बराबर एक्स हो जाएगा। तब हम ये कहेंगे फॉर, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, यहीं पे सबसे बड़ा खेल है। हम ये कहेंगे कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो जब भी x a से बिलोंग किया तब y b से बिलोंग करेगा विद ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ फंक्शन fx। ठीक है सर, फिर हम कहेंगे कि फॉर एवरी जी वाई इन c, जी वाई कौन है बेटा, z है। जी वाई कौन है, जब g फंक्शन में y डालोगे तो आंसर z आएगा ना, g फंक्शन में जब y डालोगे तो आंसर z आएगा। तो सर एवरी जी वाई इन c सेट देयर एग्जिस्ट, सर एग्जिस्ट होता है नहीं, मैं तो एग्जिस्ट ही बोलूंगा। देयर एग्जिस्ट क्या सर, y बिलोंग्स टू b। सर जब भी जी वाई सी से बिलोंग करेगा तो ये मुझे बता रहा है कि जी वाई बराबर एक्स है ना, तो ये x कहीं ना कहीं से तो आया होगा। कहां से आया होगा सर, कहीं से तो आया होगा। तो हमने कहा y बिलोंग्स टू b, तो सर ये y बिलोंग्स टू b करेगा, तो ये y बिलोंग्स टू b कहां से आया सर, x बिलोंग्स टू a। जब gy की वैल्यू x से आ रही है, इसका मतलब इस x से y बन सकता है और उस y का एग्जिस्टेंस यहां पर होगा। जी सर होगा। तो इसने मुझे क्या बोल दिया सर, इसका मतलब g फंक्शन जो है वो इज ऑन टू है, यानी जब जब हमारे पास, कब सर, जब हमारे पास जी वाई जो होगा वो सी से बिलोंग करेगा, तब हमारे पास वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। ये चीज मेरी ऑन टू की कंडीशन को वेरीफाई करवाती है। हैं जी, थोड़ा सा मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, मुश्किल आप लोगों को लग सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है बेटा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोग बड़े आराम से इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो जाएंगे और आपको यहां पर चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा थ्योरम है सर, थ्योरम को अगली बार पढ़ो कि लेट एफ जो है वो ए से बी जा रहा है और जी जो है वो बी से सी जा रहा है, बस इतना ही मुझे गिवन है। नाउ फर्स्ट थ्योरम के अंदर वो बोल रहा है कि सर अगर गॉफ फंक्शन जो है वो ऑन टू है तो जी फंक्शन ऑन टू होगा, ये आपको प्रूव करना है। अगर गॉफ फंक्शन ऑन टू है तो जी फंक्शन मेरा ऑन टू होगा, ये आपको प्रूव करना है। कर सकते हैं क्या प्रूफ, हैं जी, कर सकते हैं क्या सर प्रूफ, कर सकते हैं, ट्राई करना पड़ेगा सर, और इससे ज़्यादा क्या ही बोलें। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं कि आप लोग गिवन कंडीशन को लिख लो। गिवन कंडीशन में क्या आ रहा है सर, गिवन कंडीशन में ये दे रहा है कि f फंक्शन जो है वो सर सेट a से सेट b में डिफाइंड है, g फंक्शन जो है वो सेट b से सेट c में डिफाइंड है, और मुझे बोल रहा है कि सर गॉफ फंक्शन जो है वो क्या है सर, इज ऑन टू है। इस बार गॉफ फंक्शन मुझे ऑन टू दिया है। नाउ मुझे अगर इसमें टू प्रूव लिखूं दोस्त, क्या लिखूं, टू प्रूव। सर टू प्रूव में हमें क्या आ जाता है, हमें प्रूव करना है कि g फंक्शन जो है वो ऑन टू है। अच्छा सर, ठीक है सर, आपकी बात सराखों पर सर। चलिए, तो प्रूफ कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ दोस्त, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, सोचिए। हम ये कह सकते हैं कि सर अगर गॉफ फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा एक एलिमेंट जरूर होगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, फिर से मैं यहाँ पर वही वाला सेम डायग्राम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये एक फंक्शन सेट A है, ये एक सेट B है और ये एक सेट C है। यहाँ के सभी एलिमेंट्स X से लिखे जाएंगे, यहाँ Y से लिखे जाएंगे और यहाँ Z से लिखे जाएंगे। ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। यहाँ से बेटा F फंक्शन जा रहा है, यहाँ से बच्चा G फंक्शन जा रहा है, और यहाँ से यहाँ गए तो सर गॉफ फंक्शन बन जाएगा। जी सर, G के अंदर fx फंक्शन डल जाएगा। ठीक है सर, मैं इस वाली बात को अगर अब बड़ी करूं और सर और ऐसा कि जरा ध्यान से देखिए दोस्त, और ऐसा कि हम ये कहते हैं कि सर अगर गॉफ फंक्शन ऑन टू है, गॉफ फंक्शन ऑन टू है तो हर z के लिए बेटा एक x मौजूद होगा, हर z के लिए एक x मौजूद होगा, यही ऑन टू हमसे बोलता है। जी सर, यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहां से कहते हैं कि सर लेट z जो है वो बिलोंग्स टू c कर रहा है ना, लेट z बिलोंग्स टू c कर रहा है, सच दैट
अगर ये ऑन टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर GOF(x) जो होगा वो z के बराबर होगा, हैं जी सर, GOF जो होगा वो z के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये कह सकते हैं कि सर G(f(x) फंक्शन जो होगा वो मेरे पास z के बराबर होगा, हैं जी, बिल्कुल सर, ये z के बराबर हो जाएगा। सो अब हम कहेंगे कि सर fx भी तो एक फंक्शन है ना, fx अगर एक फंक्शन है तो इसका मतलब fx की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, gy हो जाएगी, जी सर gy हो जाएगी, जो gy बराबर z होगा। तो अब मुझे ये कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये एक बताने की कोशिश कर रहा है कि वेन एवर z जो है वो सर c से बिलोंग करेगा तो देयर एग्जिस्ट a y बिलोंग्स टू बी सेट। बेटा यहां पर ये जो y आ रहा है ना fx के लिए y, यहां पर मैं रीजन भी डाल देता हूं कि सर ये y कहां से है, ये y जो है वो बराबर fx है, और ये कहां से बिलोंग करेगा सर, ये b सेट में बिलोंग करेगा। तो ये स्टेटमेंट देखने के बाद हमें पता लगा कि सर जब जब z जो है वो c से बिलोंग करेगा देन देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b। इससे हमें समझ में आता है कि g फंक्शन जो है वो सर ऑन टू हो जाता है। अरे वाह सर, एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सर, एकदम धांसू तरीके से समझ में आना चाहिए भाई। चलो यहां तक क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग अगले वाले थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपसे क्या कहती है दोस्त, इसको मैं इधर ले आऊं, ले आओ सर, आपकी मर्जी। ओहो, है ना, चलो इसको इधर ले आते हैं कि ये वाला पार्ट इधर आ गया अपने पास, ठीक है सर। अब हमसे अगला थ्योरम क्या कह रहा है सर, अगला थ्योरम लेकर आते हैं स्क्रीन पर कि गॉफ फंक्शन अगर 1 1 है, गॉफ फंक्शन अगर 1 1 है तो प्रूव करें कि सर एफ फंक्शन भी जो होगा वो 1 1 होगा, ठीक है। तो गिवन एंट्रीज को लिख लेते हैं सर। गिवन एंट्रीज हमारे पास क्या है सर, सबसे पहले हम लोग अगर गिवन यहां पर लिखना चाहें तो गिवन में है कि एफ फंक्शन जो है वो सर सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहा है, जी फंक्शन जो है वो सेट बी से सेट सी की तरफ जा रहा है, और गॉफ फंक्शन इस बार मुझे क्या दे रहा है सर, गॉफ फंक्शन इज 1 1 बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्त, 1 1 बता रहा है। तो अब मुझे टू प्रूफ क्या करना होगा सर इस क्वेश्चन में, अगर मैं टू प्रूफ की बात करूं तो मुझे प्रूफ करना है कि सर एफ फंक्शन जो है वो 1 1 है। अच्छा सर, फिर अगर मैं यहां पर प्रूफ लिखूं तो बेटा प्रूफ 1 1 करने का क्या तरीका होता है सर, 1 1 करने का तरीका होता है कि लेट कर लो कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, और किसी तरीके से ये प्रूफ कर दो कि x1 जो है वो x2 के बराबर है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब अगर मैं दोनों तरफ g फंक्शन लगा देता हूं तो बेटा g के अंदर fx1 अगर डाल दूंगा और g के अंदर fx2 डाल दूंगा तो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपने सेम वैल्यूज किसी फंक्शन में डाले हैं तो आंसर्स भी सेम आएंगे। ये वो स्टेप हो गया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसने मुझे बोला कि सर ये फंक्शन जो है ये गॉफ ऑफ x1 बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, और ये गॉफ ऑफ x2 बन जाएगा, जी सर बन जाएगा। अब आप देखिए बेटा, अगर मेरे को गॉफ फंक्शन 1 1 दिया हुआ है तो गॉफ के अंदर जो वैल्यू डली है और इधर गॉफ के अंदर जो वैल्यू डली है वो दोनों बराबर होने की वजह से क्या ये बोलेगा कि x1 की वैल्यू x2 के बराबर होनी चाहिए। अरे सर आपने तो मजाक मजाक में प्रूव कर दिया कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 है, यानी कि एफ इज 1 1 प्रूफ हो जाता है। बोलो तारा रारा, हैं जी, बात समझ में आती है दोस्त, एकदम बढ़िया से, वेरी बेसिक, सीधी सीधी चीजें हैं। बस ये है कि आपके लिए पहली बार होगा तो इसलिए शायद से मुश्किल लगे, लेकिन कहते हैं कि चाहे जितना भी ऊंचा पहाड़ हो मेरे दोस्त, बुलंदियों को छूने के लिए आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। तो पहले अपने अंदर वो चीज रखो कि हम सर 12वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं वाला बच्चा जो है ना वो इतना छोटा भी नहीं होता कि उसे बालक बोला जाए, या फिर वो उसे इतना कमजोर भी नहीं बोला जाए कि हाँ वो जिंदगी के ऐसे छोटे मोटे थप्पड़ों से घबरा जाए। तो ऐसे थप्पड़ों को थप्पड़ मारना और बोले साइड ओले हैं, साइड ओले, मैं तेरे से डरता वरता नहीं हूं। तो इसके लिए बस क्या करना है, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी भाई, थोड़ी सी, ये ऐसे मुट्ठी जोर से बनाना और बोलना आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट,
आई विल डू इट। बस उसके लिए आपको चीजों को बार 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 पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक उसकी लैंग्वेज आपके दिमाग में समझ में ना आ जाए। तो ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये बेटा काफी सटीक मैथमेटिकल लैंग्वेजेस लिखे गए हैं। शायद से एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं है 4 बार में आएगा। भाई 4 नहीं आया तो 5 बार 10 बार में आ जाएगा। ये बात तब तक होती है बेटा। ये एक मैं बहुत ही सीधा सा, एक बहुत बहुत ही सिंपल सा मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। ये मैंने जनरली बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया है। दिस इज काइंड ऑफ मोटिवेशन। ऐसा है कि भाई आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज में हम लोग गए और मैथमेटिक्स ऑनर्स पकड़े। अब मैथमेटिक्स ऑनर्स में हमारे सामने आया एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारा सबसे पहले रियल एनालिसिस का था। उस रियल एनालिसिस में हमें लिमिट कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट आया। आपने शायद सुना भी होगा कि लिमिट कन्वर्जेंस जैसी कोई चीज़ होती है, तगड़ी चीज़ होती है, बढ़िया चीज़ होती है। अब यकीन मानो हमारे लेक्चरर आए और उन्होंने बोला कि सर ऐसे 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 डेफिनेशन होती है। पूरा एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उन्होंने क्वेश्चंस करवा दिए और फिर हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, मैम की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बस मुंह खुला पड़ा है। हमारा मुंह एकदम खुला पड़ा है कि ये क्या पढ़ा के चली गई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे पास करेंगे, ये तो पहला दिन है, पहले दिन में ये हालत है तो आगे क्या होगा। तो हम भी क्या कर सकते थे, घबरा सकते थे, डर सकते थे, टूट सकते थे कि हाँ ये क्या ले लिया भाई, ये तो सपनों में ऐसा लग रहा है कि भूत नाच रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, सब कुछ ऐसा हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज। बट जो उससे फाइट बैक करता है ना बेटा, वही आगे बढ़ जाता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भैया टीचर अपने आ रही हैं, लेक्चरर अपने आ रही हैं, करा रही हैं, चले आ रही हैं, लेकिन भाई अपन तो आगे ही ना बढ़ पा रहे, हमें वो डेफिनेशन ही ना समझ में आ रही। तो कुछ नहीं किया, मैंने जिद पाल ली। एक वो जिद पाली, एंड दिस इज द पॉजिटिव जिद। एक वो जिद होती है नहीं पापा मेरे को बाइक चाहिए, वो जिद पे तो कान पे झापड़ पड़ना चाहिए, ठीक है। एक जिद होती है खुद से कि मुझे ये सीखना है, तो वो जिद होती है पॉजिटिव जिद। तो पॉजिटिव जिद पाली और मैंने क्या किया, मैंने 1 हफ्ते तक लगातार उस किताब के पहले पन्ने को बार बार पढ़ता रहा। मैं बोर नहीं हुआ, मैं बस हर एक लाइन का सटीक मतलब बनाने की कोशिश करता रहा। और यकीनन बताऊं 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहां पर मैंने उस पन्ने में लिखे हुए हर एक शब्द को सही तरीके से समझा। और जाके जब मैंने अपने लेक्चरर से बात करी कि मैम आप यही बात बताना चाहते थे ना, तो मैम ने बोला हाँ बेटा आपने काफी सिंपल वर्ड्स में बताया। मैंने आप भी तो बता सकते थे, हमें इतना तकलीफ क्यों देना। लेकिन मैडम ने फिर मेरे को एक बात सिखाई कि बेटा अगर मैं सबको ऐसे सीधे तरीके से बता दूं ना, तो आगे आने वाले जो थपेड़े होंगे ना, उनसे लड़ना नहीं सीखोगे। मैंने पहली क्लास में आपको यही वर्कआउट करने के लिए दिया था कि आप खुद से कोशिश करें। आएगा बेटा, चीजें जिंदगी में ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आएंगे, जिन ऊंचे पहाड़ों को देखकर आपका हौसला डगमगाने लगेगा, लेकिन क्या करना है, हौसला टूटने नहीं देना है भाई। हम देश के नौजवानों के अंदर जो शक्ति होती है ना, उस शक्ति को बेटा इस्तेमाल करना है। वो सिर्फ पबजी खेलने में, इंस्टाग्राम के रील बनाने में मत यूज करो उसको। अपने दिमाग को यहां लगाओ। ये दिमाग इस तरीके का प्रोसेसर है कि बेटा ये सब कुछ हजम कर सकता है। ये तो फिर भी छोटी मोटी सी चीज है, क्लास 12वीं में आने वाली एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो अगर बात समझ में आई है तो ठोको भाई, बिल्कुल ठोको, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ठोको, कोने में ले जाके ठोको। बढ़िया, बात समझ में आ गई दोस्त। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं फिर अगला थ्योरम। क्या आ रहा है सर, अगला थ्योरम कह रहा है कि सर अब अगर हमारे पास गॉस फंक्शन ऑन टू है और जी फंक्शन जो है वो 1 1 है, तो प्रूफ करो कि एफ फंक्शन ऑन टू है। सर टाइम पास हो रहा है, ऐसे सवाल आएंगे क्या बेटा? आएंगे तभी तो करवा रहा हूं, हैं आएंगे तभी तो करवा रहा हूं। तो यही बात है बेटा, इसके लिए तैयार रहना है ना, घबराना नहीं है, तैयार रहना है। क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर देता हूं दोस्त। क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन क्या दे रहा है? गिवन कंडीशन में हम बोलेंगे सर एफ फंक्शन जो है वो सेट ए से सेट बी में जा रहा है, जी फंक्शन जो है वो सेट बी से सेट सी में जा रहा है। अच्छा सर फॉग नहीं, गॉस फंक्शन की बात हो रही है। ओके जी, गॉस फंक्शन जो है वो हमें क्या दिया हुआ है सर? वो हमें दिया हुआ है, फिर से पढ़ लेते हैं भाई। गॉस फंक्शन ऑन टू और जी फंक्शन 1 1 दिया है। अच्छा सर, गॉस फंक्शन ऑन टू एंड जी फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, ये सब मुझे गिवन में दिया हुआ है। तो सर प्रूफ क्या करना है वो भी लिख दो, हैं जी।
टू प्रूफ क्या करना है सर? टू प्रूफ में हम लोग आ जाएंगे कि सर हमारे पास एफ फंक्शन जो है वो 1 1 है। सर एफ फंक्शन 1 1 करना के लिए हम लोग कंडीशन तो अच्छे से जानते हैं ना? क्या जानते हैं सर? ये लो प्रूफ अगर लिख के देता हूं, मैं कहूंगा सर सबसे पहले लेट कर लो fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, यही है, और किसी तरीके से सर x1 बराबर x2 को बराबर प्रूफ कर दो तो आपका प्रूफ हो जाएगा। हैं जी? सर आपने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये ऑन टू प्रूफ करना है। हाँ जी भाई, सॉरी फॉर मिस्टेक से मिस्टेक हो गया भाई। ऑन टू प्रूफ करना है तो ऑन टू प्रूफ करना है तो अब चीजें बदल जाएंगी दोस्त, अब चीजें बदल जाएंगी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि गिवन कंडीशन में क्या है सर? गिवन कंडीशन में दिया हुआ है कि गॉफ जो है वो ऑन टू है, गॉफ इज ऑन टू। तो गॉफ ऑन टू का मतलब ये हुआ, गॉफ ऑन टू का मतलब ये हुआ, इसे ऐसे समझिएगा, फिर से बता रहा हूं कि सर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। सेट ए से एक्स एलिमेंट जो होगा वो सेट बी के एक एलिमेंट से वाई से मैप होगा, और सेट बी का एलिमेंट जो होगा सेट सी के जेड एलिमेंट से मैप होगा। ई फंक्शन जो है सर एफ है, ई फंक्शन जो है सर जी है, ई फंक्शन जो है बेटा क्या है? गॉफ ऑफ एक्स है। क्या है दोस्त? गॉफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना सर? ठीक है सर, अगर मेरे पास गॉफ फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब ये होगा फॉर एवरी z बिलोंग्स टू सी, जितने भी z हैं उसके लिए सर देयर एग्जिस्ट एन x इन ए, देयर एग्जिस्ट बोलने में ना मजा आता है मेरे को, देयर एग्जिस्ट एन x, एन एलिमेंट x जो कि सेट ए में होगा, सच दैट क्या सर? सच दैट ऐसा कि g ऑफ fx जो होगा वो दोस्त हमारे पास z एलिमेंट के बराबर होगा। हैं जी? गलत तो नहीं लिखा सर? बिल्कुल भाई सही बात है, एकदम सही बात है। जहां पर x कहां से बिलोंग कर रहा है सर? x हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, है ना? ठीक है सर। अब अगर मैं ये कहूं कि सर z एलिमेंट जो है, z एलिमेंट क्योंकि g11 है दोस्त, g11 है, वो हम लोग देखेंगे z एलिमेंट कहां से आ रहा होगा सर? z एलिमेंट आ रहा है g फंक्शन में y रखने पर, g फंक्शन में y रखने पर z आ रहा है। तो क्या मैं z एलिमेंट को gy लिख सकता हूं? हाँ सर, gy लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है सर? g fx के बराबर है। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना बेटा, इसने मुझे बोला हुआ है कि g फंक्शन जो है वो सर 1 1 है। अगर g फंक्शन 1 1 है तो g के अंदर जो वैल्यू रखी है और इस g के अंदर जो वैल्यू रखी है, इसका मतलब सर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर ये दोनों वैल्यूज दैट इज fx जो होगा वो y के बराबर हो जाएगा। क्या ये मेरे को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है सर? पहले तो यहाँ पे रीजन डाल देना, रीजन ये कि सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज g इज 1 1। g कैसा है सर? 1 1 है। ओके जी सर, है ना? अब ये चीज मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये बोल रहा है सर इट इंप्लाइज दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट an x belonging to a such that y बराबर fx हो जाता है। हाँ सर, तो ये स्टेटमेंट मुझे किस बात का सबूत देती है सर? ये सबूत देती है कि f फंक्शन जो है इज ऑन टू है। बोलो तारा रारा। हैं जी? एकदम बढ़िया। यहां तक बात समझ में आती है दोस्त? बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजें चल रही हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहां पर। ठीक है सर, ओके। इसको फिर से छोटा करके कहीं पर मैनेज करते हैं। जी सर, ये लो, इसको यहीं टिका देते हैं, यहां बढ़िया लगेगा, चुपचाप कोने में बैठा रहेगा, ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। जी सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला थ्योरम हमसे क्या कह रहा है सर? अगला थ्योरम हमसे कह रहा है कि अगर गॉफ फंक्शन जो है वो सर 1 1 है, अगर गॉफ फंक्शन 1 1 है, एफ फंक्शन ऑन टू है, तो प्रूफ करो सर जी फंक्शन भी 1 1 होगा। अच्छा जी, गॉफ 1 1 एफ ऑन टू, गॉफ 1 1 एफ ऑन टू प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो सर स्टेटमेंट लिख ले, पहले लिख लो भाई। क्या बोल रहा है सर? एफ फंक्शन जो है वो ए से बी जा रहा है, जी फंक्शन जो है वो बी से सी जा रहा है। अच्छा, गॉफ फंक्शन जो है सर वो 1 1 है। अच्छा, और एफ फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑन टू बता रहा है। ठीक है सर, ऑन टू बता रहा है। टू प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है सर? प्रूफ करने के लिए ही बोल रहा है हमको कि सर जी फंक्शन जो है वो 1 1 होना मांगता है। कैसा?
1 1 होना मांगता है। तो ये बात कैसे प्रूव करें भाई? बेटा देखो, अगर g फंक्शन को आपको 1 1 प्रूव करना है तो हम लोग ऐसे लेकर चलें कि सर gy1, ध्यान से देखना दोस्त, लेट कर लेते हैं कि gy1 जो है वो gy2 के बराबर है, और किसी तरीके से हाथ पांव मार के अगर मैं y1 बराबर y2 प्रूव कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। सर प्रोसेस तो यही कहता है, प्रोसेस तो यही कहता है सर। चलो तो इसके साथ हम लोग बात करते हैं। बेटा देखो, अगर f जो है वो एक ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन की वजह से, फिर से f फंक्शन अगर ऑन टू है तो b सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, y1 हो, y2 हो, y3 हो, सभी एलिमेंट्स के प्री इमेजेस सेट a में मौजूद होंगे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं सर y1 के लिए मैं fx1 लिख सकता हूं क्योंकि वो ऑन टू है, और y2 के लिए मैं fx2 लिख सकता हूं क्योंकि वो भी ऑन टू है। तो सर यहां पर g fx2 और g fx1 बराबर हो जाएंगे। यहां पर रीजन क्या डाल देंगे सर? रीजन डालेंगे हम लोग बिकॉज f इज ऑन टू, यानी कि सर ऑन टू के सभी प्री इमेजेस अवेलेबल होंगे, सॉरी एफ फंक्शन के सभी प्री इमेजेस अवेलेबल होंगे। तो यहां से ये बन जाता है बेटा क्या, जी ओ एफ ऑफ x1 बन जाता है, और यहां पर बन जाता है जी ओ एफ ऑफ x2 बन जाता है, क्योंकि गॉफ फंक्शन जो है वो 1 1 है। तो गॉफ फंक्शन के अंदर का जो डोमेन है बेटा वो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब सर x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो हमने कहा सर हमें y1 बराबर y2 प्रूव करना था, आप तो x1 बराबर x2 प्रूव कर दिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो भाई देखो हमने कहा सर x1 बराबर x2 प्रूफ हो गया है, ये काफी है। क्यों? क्योंकि सर ऑन टू फंक्शन के हिसाब से हम कहेंगे सर fx1 जो होगा वो fx2 के बराबर होगा, क्योंकि सेम डोमेन डाला तो सर फंक्शन सेम आंसर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर y1 बराबर y2 हो जाएगा। हा देखो सर, देखो ऊपर तो देखो, gy1 बराबर gy2 है तो सर y1 बराबर y2 हो जाता है। ई का मतलब ई निकला कि सर जी फंक्शन जो है ना, जी फंक्शन जो है इज 1 1 हो जाता है। ओ हो हा बोलो तारा रारा, बढ़िया भाई, बात समझ में आया। सो दीज आर सम मैथमेटिकल लैंग्वेजेस। हो सकता है कुछ बच्चों को शायद एक बार में उतने अच्छे से ना समझ में आए, लेकिन भाई जो लाइफ एक्सपीरियंस मैंने फील किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप करें, उस पे से अगर रिजल्ट ना आए तो बताना बेटा, तो बताना। इसका पता है एक और बेनिफिट है, इसका एक बेनिफिट है, बेनिफिट ये कि जब आप इस तरीके की नामुमकिन चीजों को कर गुजरते हैं ना, सुनना इस बात को, है ना, जब आप इस तरह की नामुमकिन चीजों को कर गुजरते हैं तो मालूम आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? आपके अंदर एक जबरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस गेन होता है, और ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि सामने वाले को फील हो जाता है बिना आपसे बात किए। आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस फील होता है भाई, आपके चाल ढाल पर, आपके बैठने के नजरिए पर भी आपके वो कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो सारी चीजें। तो ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है दोस्त, एक दिन में नहीं आता है, ये आता है धीरे धीरे आता है। कहते हैं कि भाई पत्थर को जितना घिसोगे उतना उसमें से हीरा निकलने के चांसेस होते हैं। अब ये पत्थर मतलब वो वाला पत्थर नहीं कि जो रास्ते में कहीं पर भी पड़ा मिल गया। हम बात कर रहे हैं कि कोयले की खदान में हाई प्रेशर के अंदर जमा हुआ कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म। कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म की बात कर रहा हूं? मुझे नहीं मालूम सर, मैं साइंस ना पढ़ा था, मैं एकदम साइंस ना पढ़ा था। आप लोग मुझे बताओ कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो भाई घिसना तो पड़ेगा, थोड़ा घिसेंगे, थोड़ा चमकेंगे, तभी तो वो चमक आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराएगा ना। तो करना है, हो सकता है पहली बार में ना आए, लेकिन करते करते आएगा। ठीक है, इसमें हर एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है सो दैट आप लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ चल सके। तो ये हो जाता है कॉम्पोजिशंस के हमारे कुछ थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। यहां पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारे पास कॉम्पोजिशन का सबसे पहला सवाल। सर सबसे पहला सवाल देखो, इसको करने के कई तरीके हैं, मतलब 2 तरीके तो मैं मेजरली आपको बता रहा हूं। पहला तरीका ये कि आप इसको सबसे आसान तरीके से सेट के फॉर्मेशन में कर लीजिए बेटा, सेट के फॉर्मेशन में कर लीजिए। तो ऐसे करके कर लीजिए, मान लीजिए बच्चा हमसे फॉगर-गॉफ दोनों मांग रहा है, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं पहले एफ फंक्शन बनाता हूं, जी सर, फिर मैं उसके बाद गॉफ जी फंक्शन बनाता हूं, जी सर। एफ फंक्शन के हिसाब से बेटा 1 3 और 4 हमारे पास डोमेन डाला जा रहा है ना सर, 1 3 और 4 डोमेन डाला जा रहा है। रेंज कितना डाला रहा है सर? 2 5 बन डाला जा रहा है, 2 5 ऑल बन डाला जा रहा है। चल
ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जी फंक्शन का डोमेन बेटा 2 5 1 है, तो जी फंक्शन का रेंज कितना है सर 3 1 4 है। कितना है सर 3 1 4 है। जी सर, जी सर। अब अगर मैं यहां से डायरेक्टली बेटा एफ ओ जी फंक्शन सॉरी जी ओ एफ फंक्शन निकालने की कोशिश करूं, कैसे जी ओ एफ फंक्शन निकालने की कोशिश करूं, तो आप कहोगे सर 1 ने मैपिंग किससे करी सर 2 से करी, 2 ने मैपिंग किससे करी 3 से करी, यानी सीधी मैपिंग का हो जाएंगी सर, सीधी मैपिंग हो जाएंगी 1 से लेके 3 हो जाएंगी। जी सर। इसी तरीके से 3 ने बेटा किस पर तीर चलाया 5 पर तीर चलाया, 5 ने बेटा 1 पर तीर चलाया, तो डायरेक्ट तीर किस पे चला सर 3 ने 1 पर चलाया। ठीक है। यहां पर देखो 4 ने बेटा 1 पर तीर चलाया, 1 ने बेटा बदले में 4 पर तीर चलाया, तो डायरेक्ट तीर किस पे चल जाएगा सर 4 पर चल जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर गॉफ फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूं, कौन सा सर गॉफ फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूं, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो सर 1 की मैपिंग 3 से, 3 की मैपिंग 1 से और 4 की मैपिंग सर 4 से हो जाएगा। किससे 4 की मैपिंग 4 से हो जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है सर, आता है। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बिल्कुल गुस्सा मत करो, समझ में आता है। चलो गुस्सा नहीं कर रहा हूं, ये मेरा स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है। चलो आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग कहते हैं सर इस बार मुझे फॉग फंक्शन बनाना है, तो पहले मैं कौन सा डेफिनेशन दूंगा सर, पहले मैं जी फंक्शन का डेफिनेशन दूंगा और फिर उसके बाद एफ फंक्शन का डेफिनेशन दूंगा। तो जी फंक्शन बोलता है कि सर इसका डोमेन 2 5 और 1 है, जिससे रेंज हमारे पास 3 1 और 4 आता है। सर फिर एफ फंक्शन का रेंज कितना हो जाता है 2 5 और कितना हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। जी सर। अब देखिए ध्यान से, यहीं पर सारा खेल है दोस्त। हमने कहा सर हम निकालना चाहते हैं फॉग फंक्शन, यानी एफओजी फंक्शन निकालना चाहते हैं। तो 2 ने मैपिंग करी किसके साथ सर, 2 ने मैपिंग करी सर 3 के साथ, 3 ने किसके साथ मैपिंग करी सर, 3 ने मैपिंग करी 5 के साथ। ठीक है सर। 5 ने मैपिंग करी बेटा 1 के साथ, 1 ने मैपिंग करी सर 2 के साथ। अच्छा 1 ने मैपिंग करी बेटा 4 के साथ, 4 ने मैपिंग करी बेटा 1 के साथ। तो अब अगर मैं यहां से फॉग फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ये हो जाएगा सर 2 ने 3 को मारा, 3 ने 5 को मारा, तो सर 2 ने डायरेक्टली 5 को मारा है जी। 5 ने 1 को मारा, 1 ने 2 को मारा, तो यानी सर डायरेक्टली 5 ने 2 को मारा। सर 1 ने 4 को मारा, 4 ने 1 को मारा, तो ये 1 ने सीधा 1 को मारा और ये हो जाएगा हमारे पास फॉग फंक्शन। बोलो तारा रारा। बात समझ में आई है जी, बात समझ में आई। अब सर इसका दूसरा मेथड भी बता दो जो आप बता रहे थे, गोली मत कर देना है। तो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। फंक्शन एफ का रोस्टर फॉर्म आपको दिया गया है कि 1,2 है, 3,5 है, 4,1 है। हाँ जी सर। जी फंक्शन मुझे दिया गया है क्या बेटा 2,3 है, 3,1 है, सॉरी 5,1 है सर। कितना है 5,1 है और 1,4 है। जी सर। अब आगे बताइए, आगे बताइए सर। गॉफ फंक्शन अगर मुझे निकालना है दोस्त, तो गॉफ फंक्शन होता है कि जी के अंदर बेटा आपका एफ एक्स वैल्यू डलेगा। क्या डलेगा? जी के अंदर एफ एक्स वैल्यू डलेगा। उस हिसाब से अगर मैं गॉफ का रोस्टर फॉर्म बनाना चाहता हूं तो पहले मैं एफ एक्स निकालूंगा। हाँ सर, पहले एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स के हिसाब से बेटा ध्यान से देखना कि 1 सर 2 को मैप कर रहा है, तो जब मैं यहां पर 2 डाल दूंगा दोस्त, क्या डाल दूंगा जरा समझो इस चीज को कि सर यहां पर g के अंदर मैं fx की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तो g2 कितना हो जाता है सर, g2 3 हो जाता है, g2 3 हो जाता है। तो इसको हम लोग बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, वो बच्चों वाला तरीका हो जाता है। अब हम क्या करेंगे सर, हम दिमाग लगाएंगे। हम ये कहेंगे कि सर अगर 1 का मैपिंग 2 से है तो g फंक्शन में 2 का मैपिंग 3 से है, तो 1 का मैपिंग 3 से कर दें। हाँ सर कर दो। 3 का मैपिंग 5 से है, 5 का मैपिंग 1 से हो रहा है, तो इसका मतलब सर 3 का मैपिंग 1 से कर दें, कर दो। 4 का मैपिंग 1 से है, 1 का मैपिंग 4 से है, तो सर 4 का मैपिंग 4 से कर दें। हाँ जी सर कर दो। लो जी बन गया ना गॉफ फंक्शन, टड़ा बोल के। जी सर एकदम धांसू। चलिए इसी तरीके से अगर मैं फॉग फंक्शन निकालने के लिए बोलूं तो फॉग फंक्शन में पहले जी फंक्शन निकालोगे। जी फंक्शन निकालोगे तो सर 2 का मैपिंग 3 से है, तो 3 का मैपिंग 5 से है, तो इसका मतलब 2 का मैपिंग 5 से कर दें। 5 का मैपिंग 1 से है, 1 का मैपिंग 2 से है, तो इसका मतलब 5 का मैपिंग 2 से कर दें। 1 का मैपिंग 4 से है, 4 का मैपिंग 1 से है, तो इसका मतलब सर 4 का मैपिंग 4 से कर देते हैं, तो ये हमारे पास फॉग फंक्शन बन जाएगा। बोलो तारा रारा। हैं जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया सर? 4 4 लिख दिया आपने, 1 1 लिखना था। क्या लिखना था? 1 1 लिखना था। तो ये हो गया हमारा फॉग फंक्शन। इजी
समझ में आया बेटा दोनों तरीकों से? मतलब आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में आपको ये वाला मेथड यूज करना है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग बना रहे होगे, जब आप इसको बेस को तैयार कर रहे होगे, तो प्लीज ये सेट वाला डायग्राम भी जरूर यूज कीजिएगा, बिकॉज दिस इज लाइक आपको थोड़ा इजी पीजी सा बना देता है जी। बढ़िया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ गाइस। यहां पर कह रहा है सर अगर फंक्शन f जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है और fx जो है वो x² + 2 से डिफाइन किया जा रहा है, और g फंक्शन जो है सर ये भी रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है और gx फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, तो बताइए फॉग और गॉफ क्या होगा? हलवा सवाल है भाई, एकदम हलवा सवाल, खाते पीते घूमते फिरते सॉल्व कर देना। सर एफ एक्स फंक्शन क्या दिया गया है? एफ एक्स फंक्शन दिया गया है x² + 2 दिया गया है। जी एक्स फंक्शन क्या दिया गया है? जी एक्स फंक्शन बेटा x/(x-1) दिया गया है। आपसे कहता है, क्या कहता है सर? ये कहता है कि हमको निकाल के दीजिए बेटा फॉग एक्स फंक्शन। फॉग एक्स फंक्शन क्या होता है सर? एफ फंक्शन के अंदर जब हम लोग जी एक्स फंक्शन को डाल देते हैं, ठीक है सर। फॉग एक्स फंक्शन में एफ फंक्शन के अंदर जी एक्स फंक्शन यानी x/(x-1) डाल दूंगा, तो सर ये क्या बन जाएगा? x/(x-1) का होल स्क्वायर + 2 बन जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो ये भी एक आंसर माना जाएगा। डन डन सर डन, ये तो इजी था, एकदम हलवा सवाल था। इसके बाद सर हमसे पूछ रहा है कि गॉफ फंक्शन निकाल दीजिए सर, गॉफ फंक्शन निकाल दीजिए। तो गॉफ फंक्शन अगर मैं निकालने के लिए बोलूं तो सर जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स फंक्शन को डाल दें, भाई डाल दो। जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स फंक्शन डाल देंगे तो सर x² + 2 डाल दें, डाल दो। तो बेटा जी फंक्शन के अंदर डाल दोगे तो ऊपर x है नीचे x-1 है, यानी ऊपर बेटा x² + 2 आ जाएगा, नीचे बेटा x² + 2 -1 आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा सर x² + 2, नीचे आ जाएगा x² + 1, और हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सर ये तो बहुत आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, होनी भी नहीं चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर यदि a बराबर एक सेट है जो कि रियल नंबर है 0 और 1 के बीच वाले इंटरवल में, यानी 0 to 1 वाले इंटरवल में इंक्लूडेड एंड पॉइंट्स के साथ, और फंक्शन जो है वो a से a डिफाइन हो रहा है सच दैट वो इस तरीके से डिफाइन कर रहा है फंक्शन को कि रेशनल नंबर हुआ तो x आएगा और इरेशनल नंबर हुआ तो 1 - x आएगा, देन प्रूव दैट एफ ओ एफ जो है वो x के बराबर आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, दो केसेस बनाकर सॉल्व करेंगे। दैट इज केस 1 हो जाएगा व्हेन x इज रेशनल नंबर। अच्छा सर, व्हेन x रेशनल नंबर है, और दूसरा व्हेन x जो है इज इरेशनल नंबर। अच्छा सर, व्हेन x जो है वो इरेशनल नंबर यानी रेशनल नहीं है। ठीक है सर, अब यहां पर हम लोग क्या लेकर चलेंगे? हम लोग ये कहेंगे सर जब x रेशनल नंबर है उस दौरान हमारा fx कैसा है सर? fx उस दौरान हमारे पास x के बराबर है। जब x इरेशनल नंबर है उस दौरान हमारा fx कैसे बिहेव करेगा सर? वो 1 - x के फॉर्म में बिहेव करेगा। सर इतनी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि सर अगर मुझे एफ ओ एफ एक्स निकालना है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? एफ के अंदर सर एफ एक्स डाल देंगे, डाल दीजिए सर, एफ के अंदर एफ एक्स डाल दीजिए, यानी एफ के अंदर एक्स डाल दीजिए, तो सर एफ एक्स तो हमारे पास एक्स आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया बबुआ? इसे समझ में आया कि सर एफ ओ एफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स आ रहा है व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है सर, व्हेनेवर x बिलोंग्स टू q, तब सर एफ ओ एफ एक्स बराबर x आ रहा है। लेकिन सर अभी तो पूरी तरीके से प्रूफ ना हुआ। अब यहां पर देखिए सर, यहां पर अगर मैं एफ ओ एफ निकालने की बात करूं तो आप कहेंगे सर f के अंदर एफ एक्स डाल दीजिए। सर f के अंदर एफ एक्स डाल देंगे तो f के अंदर 1 - x डाल दें, जी सर डाल दो। अब 1 - x के अंदर 1 - x डाल दोगे तो ये 1 - 1 - x हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 सिंप्लीफाई के बाद x आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर भी दिखाई दिया कि एफ ओ एफ एक्स जो है वो x के बराबर है फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू q। सर यहां से बात समझ में आती है कि जब जब x q से बिलोंग करेगा बेटा, जब जब x q से बिलोंग करेगा और जब जब x q से नहीं बिलोंग करेगा, दोनों केसेस में एफ ओ एफ एक्स बराबर 1 है, तो मैं यहां से आंसर लिख सकता हूं। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? आंसर आ जाएगा कि सर एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो हमेशा x आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए आ रहा है, फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू a के लिए आ रहा है। लो जी, ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया सर। वेरी वेरी इजी, इजी पीजी कर दिया आपने तो एकदम इस क्वेश्चन को, हैं जी। बढ़िया भाई बढ़िया। चलो अब ध्यान से देखो, अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कह रहा है कि सर लेट करो r टू r एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। गिवन बाय फंक्शन जो है वो ax प्लस b के एक लीनियर फंक्शन से आपको दिया जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। फाइंड द कॉन्स्टेंट्स a एंड b सच दैट f जो है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर है, ठीक है जी सर। आपकी बात बड़ी करते हैं, हमसे कांस्टेंट a और b मांग रहा है। गिवन क्या दे रहा है सर? गिवन अपने को दे रहा है कि FOF जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। FOF जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन बेस्ड ऑन रियल नंबर। इसका मतलब अगर मैं इसे और तरीके से लिखना चाहूं तो FOFX जो है वो सर किसके बराबर है? x के बराबर है। ओहो, FOFX जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर आता है जी सर। यहां से देखिए दोस्त, यहां से हम कहेंगे सर fx फंक्शन क्या है? सर fx फंक्शन तो ax प्लस b है, यानी f के अंदर ax प्लस b डाला तो भी आंसर x आ जाएगा। सर इसके ax प्लस b सब्सटीट्यूट करूंगा तो a मल्टीप्लाई ax प्लस b हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू x हो जाएगा। तो आप इसे जब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल से दैट कि सर a स्क्वायर x प्लस ए बी प्लस बी हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू x। ओके सर, अब देखो बेटा कॉफिशिएंट्स का खेल देखना, कॉफिशिएंट्स का खेल थोड़ा सा खेलो। वो कह रहा है कि सर यहां पर x है, जी सर, यहां पर x है, जी सर, ये वाला पार्ट हमारे पास कांस्टेंट है, जी सर, लेकिन इधर तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो सर इसको जीरो रख दें। रख दो भाई यार, रख दो भाई यार, रख दो। तो हम कहेंगे सर ये वाला पार्ट जो है इसके साथ कंपेयर कर दीजिए और ये वाला पार्ट जो है बच्चा इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। तो आप रिजल्टिंग फॉर्म में लिखेंगे कि सर ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है एंड इसी के साथ साथ ए बी प्लस बी जो है ई सर हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक बा सर। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1 अगर रखता हूं तो ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, a की वैल्यू रख दूंगा तो एक कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, जब मैं a की वैल्यू 1 लूंगा तब, जब मैं a की वैल्यू बच्चा माइनस 1 लूंगा तब। सर a की वैल्यू 1 रखा तो 2b बराबर 0 हो जाएगा, है ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अच्छा, जब a की वैल्यू माइनस 1 रखूंगा तो माइनस के b प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, यानी सर 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो इससे तो b की वैल्यू नहीं आ रही। तो हमारा जो पॉसिबल आंसर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, पॉसिबल आंसर जो होना चाहिए वो हमारे दो तरीकों से आंसर होना चाहिए। कैसे पॉसिबल आंसर? वो ये होना चाहिए फॉर a बराबर 1 b बराबर 0। अच्छा, फॉर a बराबर -1 b कैन बी एनी नंबर, b कैन बी एनी नंबर। क्या हो सकता है दोस्त, b कैन बी एनी नंबर या फिर b कैन बी एनी रियल नंबर लिखें तो ज्यादा सिग्निफिकेंट आंसर पाया जाएगा। सो दीज टू कैन बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। कॉन्स्टेंट्स मिल गया बेटा, a अगर 1 रखा तो b 0 हो जाएगा और अगर a -1 रखा तो सर b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहां से b का सर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल कर आया, लेकिन ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर कर रहा है, जरूर कर रहा है ना। एकदम भाई बात समझ में आ गई। तो कॉम्पोजिशन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द इनवर्स ऑफ फंक्शन। सर इनवर्स ऑफ फंक्शन, चलो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर सपोज कीजिए f फंक्शन a से b जाने वाला फंक्शन एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन क्या होता है सर, ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये कह रहा है कि सर अगर हम लोग g फंक्शन बनाते हैं b से, गलत तो नहीं लिखा है सर, g फंक्शन तो b से c जा रहा है, ये तो b से a जा रहा है ना बेटा, बिल्कुल सही लिखा। जरा ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, अपने दिमाग की बत्तियों को जलाओ और बोर्ड की तरफ देखो भाई। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। हमने कहा सर यहां से एक एलिमेंट x ले लिया, यहां से एक एलिमेंट y ले लिया। नाउ अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो लेटस से ये फंक्शन f हो जाएगा, और अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो ये फंक्शन g हो जाएगा। ये कंडीशन वो मेरे को बोल रहा है, ठीक है। इनमें ये चीज काम करती है कि सर अगर मैं f के अंदर x डालूंगा तो मेरे पास y आएगा,
और इसका मतलब ये हुआ कि सर g के अंदर अगर मैं y डालूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। ये चीज आपको समझने की कोशिश करनी है कि f फंक्शन a से b जा रहा है और g फंक्शन b से a वापिस आ रहा है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो ये कहता है कि सच दैट, एक तो एफ और जी की डेफिनेशन बता दी, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सर फॉग फंक्शन जो है वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है और गॉफ फंक्शन जो है ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन अगर निकल आए तो सर जी फंक्शन जो है वो हमरा ए एफ फंक्शन का इनवर्स हो जाता है। ये डेफिनेशन है। ये क्या है बेटा? डेफिनेशन है कि अगर एफ फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है और जी फंक्शन जो है वो उसका रिवर्स मैपिंग वाला एक फंक्शन है और साथ ही फॉग फंक्शन और गॉफ फंक्शन दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं, तो जी फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्स ऑफ फंक्शन एक्स हो जाएगा, फंक्शन एफ हो जाएगा। अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं दोस्त, ये प्रॉपर्टीज मैं एक एक करके आप लोगों के सामने प्रूव करूंगा। जरा इन प्रॉपर्टीज से भी सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। इनमें से एक दो सवाल तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछे जा चुके हैं पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है हमेशा के लिए। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है सर कि इनवर्स ऑफ एफ जो है वो यूनिक होता है। क्या होता है सर? इनवर्स ऑफ एफ जो है वो यूनिक होता है। तो हमें सबसे पहली चीज ये पता है, गिवन अगर मैं लिखूं आपको तो सर इनवर्स ऑफ एफ निकल रहा है, तो इसका मतलब एफ इज बाइजेक्शन होगा। ये मुझे गिवन है कि एफ जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। ठीक है सर। टू प्रूफ क्या करना है सर? टू प्रूफ ये करना है कि सर एफ इनवर्स इज यूनिक, यानी सिर्फ एक ही एफ इनवर्स होगा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो सर यूनिक होगा। कैसे प्रूफ करें सर? कैसे प्रूफ करें? कौनो आइडिया दीजिए सर। हम कहते हैं सर लेट कर लेते हैं F1 इनवर्स एंड हम कहते हैं लेट G1 एंड G2, लेट G1 एंड G2 be two inverses of F, be two inverses of F। F फंक्शन के हम लोगों ने दो दो इनवर्स मान लिए। ठीक है सर। तो अब अगर मैं ये कहूं कि सर G फंक्शन जो है वो इनवर्स ऑफ F है, क्या है सर? इनवर्स ऑफ F है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मैं ये कहूंगा सर G फंक्शन अगर इनवर्स ऑफ F है तो इसका मतलब अगर मैं G फंक्शन में G1 फंक्शन में y डालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? x आ जाएगा, है ना। y डालूंगा x आ जाएगा। या फिर मैं इसे ऐसे कहूं कि सर g1 फंक्शन में अगर मैं x1 डालूंगा तो मेरे पास y1 आ जाएगा, और g2 फंक्शन में अगर मैं x1 डालूंगा तो भी सर y1 आ जाएगा सर, यही आएगा डेफिनेशन के बेसिस पे, तो यही होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ गलत किया, बिल्कुल गलत किया बेटा। जी फंक्शन तो उल्टा काम कर रहा है ना, जी फंक्शन उल्टा काम कर रहा है, यानी कि सर अगर मैं G1 फंक्शन में y डालता हूं तो लेट अस अज्यूम कोई आंसर x1 आता है, और G2 फंक्शन में अगर मैं कोई y डालता हूं तो सर लेट अस से x2 आता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये मानकर चले हैं कि G1 और G2 जो है, G1 और G2 जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो अगर उनके अंदर सेम वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि दे हैव डिफरेंट वैल्यूज इन द आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि G1 और G2 डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब डिफरेंट फंक्शंस हैं तो उनमें अगर मैंने सेम वैल्यू मान लो 2 डाल दिया तो हो सकता है पहले वाला फंक्शन 4 आंसर दे रहा हो, दूसरा वाला फंक्शन 6 आंसर दे रहा हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट x1 एंड x2 में बी डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है सर, बात समझ में आती है? ओके, अभी तक हम लोगों ने इतनी बात डाइजेस्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं सर। आप चलो आगे चलो। अब मैं ये कहूंगा कि सर क्योंकि g फंक्शन जो है वो इनवर्स ऑफ f है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि सर f ऑफ x1 जो होगा उससे हमारा आंसर y आएगा और f ऑफ x2 जो होगा उससे भी हमारा आंसर y आएगा? सिंस बेटा y और y बराबर कर देंगे तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा? fx2 हो जाएगा। हाँ सर, अगर y बराबर है तो fx1 बराबर x2 हो जाएगा। और सर क्योंकि f फंक्शन क्या है सर? बाइजेक्शन है। अगर बाइजेक्शन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर x1 बराबर x2 है बिकॉज f इज 1 1। ठीक है, f इज 1 1। ये वाली स्टेटमेंट कैसे लिख पा रहे हैं? बिकॉज f इज ऑन टू।
अच्छा, हाँ सर, ऑन टू है तो सर एक y एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और f अगर 1 1 है तो सर इन दोनों का x1 x2 बराबर हो जाएगा। तो अगर x1 और x2 बराबर है तो इन दोनों स्टेटमेंट पे अपनी नजर गड़ाए बेटा, और फिर बोले कि सर इसका मतलब ई हुआ कि gy जो है, g1y जो है वो हमारे पास सर g2y के बराबर हो जाता है। सर g1y और g2y बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि g1 जो है बेटा g2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सर f(x) हैज यूनिक इनवर्स। हम लोगों ने लेकर तो चले थे सर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन इन दी एंड हम लोगों ने ये बोल दिया कि सर वो दोनों फंक्शन सेम है, यानी f(x) हैज यूनिक इनवर्स हमारे पास हो जाता है। जी सर, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रूफ, थोड़ा प्रैक्टिस और आप लोग इसमें मास्टर करने में तैयार हो जाएंगे। एकदम बढ़िया, ठीक है सर। अगला प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रहा है सर? अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। अच्छा जी, अच्छा भाई साहब, चलो देखते हैं क्या बोल रहा, इसको भी देखते हैं। ई काय डरा रहा हमारे बच्चों को। क्या कह रहा है कि सर गिवन है कि f इज बाइजेक्शन, f इज बाइजेक्शन। अच्छा, प्रूफ क्या करना है सर? यहां प्रूफ करना है हमें कि f इनवर्स इज बाइजेक्शन, f इनवर्स इज बाइजेक्शन, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है सर। अच्छा, प्रूफ करके बताइए सर, प्रूफ कैसे करें बेटा? अगर मुझे f बाइजेक्शन प्रूफ करना है तो मुझे दो पार्ट तो करने पड़ेंगे सर। दो पार्ट क्या क्या करने पड़ेंगे जरा देखें। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो हम कहेंगे कि सर मैं सबसे पहले पार्ट में ये प्रूफ करूंगा, फर्स्ट पार्ट में, कि f इनवर्स जो है इज 1 1, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है सर, ये मुझे पहले पार्ट में प्रूफ करना है। दूसरे पार्ट में मैं क्या प्रूफ करूंगा सर? f इनवर्स इज ऑन टू, है ना। जी सर, अगर f इनवर्स जो है वो 1 1 प्रूफ करना है तो क्या हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि सर लेट कर लेते हैं f इनवर्स y1 जो है वो सर f इनवर्स y2 के बराबर है, और किसी तरीके से हम लोग y1 बराबर y2 प्रूफ कर दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं दोस्त? सर वैसे ही करेंगे, और क्या, और कोई तरीका थोड़ी ना है हमारे पास, ऐसे ही करना चाहिए हम लोगों को। तो अगर f इनवर्स y1 और f इनवर्स y2 हमारे पास बराबर हैं तो मैं ये कहूंगा कि सर f इनवर्स y1 जो होगा वो x1 वैल्यू दे रहा होगा और ये आपको x2 वैल्यू दे रहा होगा। जी सर, गलत तो नहीं बोल रहे हैं आप, एकदम बात सही बोल रहे हैं। और अगर x1 की बात करूं तो बेटा यहां पर अगर मैं इसे लिख देता हूं कि fx1 जो होगा वो fx2 के बराबर होगा, क्योंकि बेटा ये फंक्शन की डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन में अगर आप सेम वैल्यू डाल रहे हो तो आंसर भी सेम आएगा, तो fx1 बराबर fx2 हो जाएगा। सर क्योंकि f जो है वो बाइजेक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर y1 बराबर y2 आ जाएगा, क्योंकि fx1 से y1 आएगा, fx2 से y2 आएगा, और इसका रीजन क्या डाल देंगे सर? f जो है इज ऑन टू। क्या हो जाएगा दोस्त? इज ऑन टू है, इसलिए सर y1 बराबर y2 आ जाएगा। तो सर आपने प्रूफ कर तो दिया कि f इनवर्स y1 अगर f इनवर्स y2 के बराबर है तो y1 बराबर y2 होगा। सर y1 बराबर y2 होगा तो वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, इट इंप्लाइज दैट f इनवर्स जो है इज 1 1 हो जाता है। जी सर, f इनवर्स 1 1 हो जाता है ना। हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सर मुझे f इनवर्स को ऑन टू भी दिखाना है, f इनवर्स को ऑन टू भी दिखाना है। तो हम सबसे पहले ये कर लें कि सर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, इट इंप्लाइज दैट y बराबर fx होगा, जो कि बिलोंग्स टू b करेगा। हैं जी, बिलोंग्स टू क्या करेगा सर? b करेगा। ये तो कट रहा है सर, थोड़ा जगह मैनेज कर लो। x बिलोंग्स टू a, इट इंप्लाइज दैट y बराबर fx जो होगा वो हमारे पास बिलोंग्स टू b करेगा। हैं जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं सर? अभी तक तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहां पर ये कहूंगा कि सर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, है ना, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट, यहां से समझिएगा दोस्त, यहां से समझिएगा कि सर y जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? f इनवर्स
y अगर मैं लगा दूंगा यहां पर, चलिए यहां देखते हैं ऐसे कि सर f इनवर्स y अगर मैं लगा दूंगा तो यहां पर ये f इनवर्स ऑफ fx हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है। तो नहीं, ये तो बात सेम हो गई है ना, ये तो बात सेम हो गई। यहां पर ऐसे ना करके हम लोग क्या कहेंगे कि सर जब जब x a से बिलोंग कर रहा है तब तब y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। ये तो f इनवर्स ऑन टू की बात हम लोगों को प्रूव करनी है ना, तो हम लोग ये कैसे लेकर चलें दोस्त, कैसे लेकर चलें? ओके, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर f इनवर्स y जो है, f इनवर्स y जो है वो हमारे पास x के बराबर होगा, क्योंकि सर f का इनवर्स कौन है? f इनवर्स है। जी सर, जो कि सर a से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब आ गई ना बात सर समझ में। तो अब लिखते हैं सर फॉर एवरी f इनवर्स y बिलोंग्स टू a, है ना? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात गलत है, ये बात गलत है। ऐसे लिखने का, कैसे लिखने का? सर फॉर एवरी ठीक है x बिलोंग्स टू a, यानी कि ये वाला एलिमेंट जब जब x से बिलोंग a से बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b। जी सर, y बिलोंग्स टू b, यानी जब जब x a से बिलोंग करेगा तब तब y b से बिलोंग करेगा। और f इनवर्स फंक्शन की खास बात क्या होती है सर? वो b से a जाने वाला फंक्शन होता है, यानी कि जब जब हमारे पास कोडोमेन से कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा तब तब हमारे पास डोमेन में एक एलिमेंट बिलोंग करेगा, इज क्या हो जाएगा बेटा? इज ऑन टू हो जाएगा। यानी कि सर हमने 1-1 भी प्रूव कर दिया, हमने ऑन टू भी प्रूव कर दिया, यानी सर फाइनली मैं ये लिखूंगा आंसर ये कि f इनवर्स इज बाइजेक्शन, f इनवर्स इज अ बाइजेक्शन हो जाता है। हैं जी? ठीक है दोस्त, आराम आराम से समझिए कि सर ये अपने पास क्यों एक्सप्लेनेशन बन रहा है। चलते हैं अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है। सर अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर f जो है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, अगर f जो है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो एक f फंक्शन की तरह ही बनकर आएगा। है सर, ये भी कैसे प्रूफ करेंगे? चलो देखते हैं, प्रूफ हो जाएगा आराम से, ऐसा कोई नहीं है, हाय तौबा नहीं है, आराम आराम से करेंगे। क्या दे रहा है सर? गिवन में हमें दे रहा है कि f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। जी सर, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि सर f इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ये कैसे कह सकते हो सर आप? ये कहां से कह सकते हो? ये नहीं समझ में आया सर, ये समझा दो बेटा। अभी तो हम लोगों ने बताया कि सर अगर f बाइजेक्शन है तो f इनवर्स बाइजेक्शन होगा। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा ना बेटा, थ्योरम नंबर 2, अगर मैं इसे थ्योरम का नाम दे दूं तो थ्योरम नंबर 2 में क्या पढ़ा कि सर अगर f इज बाइजेक्शन, अगर f इज बाइजेक्शन तो इसका मतलब f इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा। हाँ जी सर, यही तो प्रूफ किया ना अभी अभी, ताजा ताजा एकदम महक यहां तक आ रही है, इतना बढ़िया पकाकर आपने प्रूफ किया। तो अगर f बाइजेक्शन है तो f इनवर्स बाइजेक्शन होगा, यानी सर अगर f इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा। बेटा बाइजेक्शन होते ही तो इन्वर्टिबल हो जाता है ना। जी सर, ठीक है, इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग ये स्टेटमेंट को बोल पा रहे हैं। ओके, अब मुझे प्रूफ क्या करना है सर? मुझे प्रूफ ये करना है कि अगर मैं f इनवर्स का इनवर्स निकालता हूं, f इनवर्स का इनवर्स निकालता हूं तो सर वो f फंक्शन ही बन जाएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है सर, यही प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को आराम आराम से समझते हुए चलिए कि सर प्रूफ में हम सबसे पहले कहेंगे कि जब जब x a से बिलोंग करेगा और y b से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब y बराबर हमारे पास fx हो जाएगा, क्योंकि सर f फंक्शन का इनवर्स जो है बेटा f इनवर्स है, तो f इनवर्स y जो होगा वो हमारे पास x हो जाएगा। अच्छा सर, अब अगर मैं इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करूं, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इसका इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, यानी सर इसका भी इनवर्स इस तरफ ले गए तो f इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा और यहां पर x आ जाएगा। हाँ सर, आ तो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। सर इस वाली स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा सर? fx आ जाएगा, और यहां पे f इनवर्स का इनवर्स x आ जाएगा।
अब सर देखो ये दोनों फंक्शन तभी बराबर हो सकते हैं जब f बराबर f इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, और यहां से आप बोल देना सर हेंस प्रूव्ड, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है जी। वेरी इजी, वेरी 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 इजी सर, वेरी इजी। चलो भाई, अब हम लोग लगाएंगे कुछ क्वेश्चन और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या समझ में आया और कितना एप्लीकेबल हो रहा है। यहां कह रहा है कि सर एक फंक्शन जो है वो R टू R डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, और फंक्शन जो है वो 2x+7 से लिखा गया है। प्रूव दैट कि f जो है वो एक बाइजेक्शन है। ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ठीक है जी सर, इनवर्स अगर मुझे बाइजेक्शन करना है तो मैं देखो दो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, प्रूव f इज बाइजेक्टिव, प्रूव f इज बाइजेक्टिव। ठीक है सर, चलो बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो दो मेथड है बेटा इसके लिए। मेथड नंबर 1 में लिखा लूंगा जो कि हम लोग पहले सीख कर आए हैं, दैट इज 1 1 ऑन 2। मेथड 1 जो है वो क्या है, 1 1 ऑन 2 वाला। तो सर यहां पर 1 1 लिख देंगे, अच्छा सर, और यहां पर ऑन 2 लिख देंगे, और उस बेसिस पे देखते हैं कि सर प्रूफ होने वाला है या नहीं होने वाला। ऑब्वियसली हो जाएगा भाई, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हो जाएगा प्रूफ है। तो इसके अंदर अगर मैं 1 1 प्रूफ करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि सर f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x1 + 7, यहां से आ जाएगा 2x2 + 7, 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा सर, x1 बराबर आ जाएगा x2। तो सर ई तो प्रूफ हो गया, ये बोल लिया है कि f जो है वो 1 1 है। सर डेफिनेशन के हिसाब से 1 1 आपने प्रूफ कर दिया, बढ़िया भाई बढ़िया, बधाई हो, हैं जी, बधाई हो। चलो आगे इधर देखो, ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, ऑन टू के लिए हम लोग ले लेंगे कि लेट y जो है बच्चे वो एक रियल नंबर है, सच दैट y की वैल्यू जो है वो बेटा किसके बराबर है, fx के बराबर है, दैट इज 2x + 7 के बराबर है। तब आप कहेंगे सर यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए मेहनत करूं तो वो बन जाएगा y - 7/2 बन जाएगा। तो बेटा y एक रियल नंबर है, रियल नंबर में से 7 माइनस करोगे तो वो भी एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी एक रियल नंबर होगा। तो यहां से मुझे सबूत मिलता है कि सर x जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। फिर यहां पर स्टेटमेंट लिखना, वो स्टेटमेंट ये क्या कि वेन एवर y जो है बेटा वो अपने कोडोमेन से बिलोंग करेगा, तब इट इंप्लाइज दैट x बराबर क्या होगा, x आपके डोमेन से बिलोंग करेगा। तो ये आपको सबूत देता है कि सर f जो है वो ऑन टू है। जी सर, हमने 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर दिया है। तो सर अब हमें ना क्या निकालना है दोस्त, अब मैं इसमें मेथड 1 से तो डिस्कशन कर चुका हूं, मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूं कि सर मेथड 2 हम लोग कैसे करेंगे। मेथड 2 में ऐसा क्या नया होगा, क्या हम लोग कोई नया मेथड देखने वाले हैं। बेटा ये कॉम्पोजिशन में मैंने आपको इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन दी थी, मैं एग्जैक्टली वही वाली चीज इस्तेमाल करने वाला हूं। वो फॉग और गॉफ का जो कॉम्पोजिशन होता है वो हमें ऑब्वियसली बात है 1 1 ऑन टू प्रूव कर देता है, बाइजेक्टिव प्रूव कर देता है। तो मैं यहां पर मेथड 2 की बात करते हैं, चलो ज्यादा फुटेज ना खाते हुए मेथड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर, मेथड 2, मेथड 2 ये कहता है कि सर हमारे पास f फंक्शन जो है वो सर r से r डिफाइंड है, जिसमें fx फंक्शन जो है वो हमें क्या दिया गया है सर, 2x + 7 दिया गया है। लेट अस अज्यूम ये y के बराबर है, मान लेते हैं सर। तो यहां से आप लोग कितना टाइम लगेगा कि सर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y - 7/2 हो जाएगा, y - 7/2 हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, इससे आप बनाओ एक g फंक्शन। सर g फंक्शन कैसा, g फंक्शन बेटा ऐसे लिखोगे कि ये फंक्शन जो है ये y का एक फंक्शन है जो कि y - 7/2 हो जाएगा। जी सर, तो इससे आप बनाओ एक नया और फंक्शन जिसे आप बनाओ बेटा gx फंक्शन। तो gx फंक्शन क्या हो जाएगा सर, gx फंक्शन हो जाएगा x - 7/2 हो जाएगा। हैं जी, ये बात समझ में आती है कि सर gy फंक्शन अपना y - 7/2 हो गया, तो y की जगह x को सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो वो x - 7/2 हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है दोस्त, वो कौन सा फंक्शन है सर, वो है gx फंक्शन आ जाता है जो कि x - 7/2 होता है, जिसको इसी में से ढूंढ कर बनाया गया है। तालियां बजा लेना अगर निकल गया अभी तक ये, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। ओके सर, निकाल लिए। अब आगे बताइए आगे क्या करें।
अब बेटा हलवा पूड़ी वाला काम है, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहला पार्ट आप निकालिए बेटा फॉग फंक्शन। फॉग फंक्शन आप निकालेंगे तो इसका मतलब सर ये हुआ कि एफ फंक्शन के अंदर जी एक्स फंक्शन को डाल देंगे। सर एफ फंक्शन के अंदर जी एक्स डाला तो एफ के अंदर बेटा एक्स माइनस 7 अपॉन में 2 डाल देंगे, यानी सॉल्व करने पर हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 7, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 7 अपॉन में 2 प्लस 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? एक्स आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स है। हाँ सर, फॉग एक्स किसके बराबर आ गया सर? एक्स के बराबर आ गया, विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि सर मेरा डोमेन क्या था? मेरा डोमेन R2R था, तो सर डिफाइंड ऑन रियल नंबर हो गया। चलो दूसरी चीज क्या सर? दूसरी चीज में आप निकालिए गॉफ फंक्शन। गॉफ फंक्शन के अंदर क्या करेंगे सर? जी फंक्शन के अंदर fx को डाल देंगे। fx कितना है सर? fx है हमारे पास 2x प्लस 7 है, तो जी फंक्शन के अंदर अगर डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सॉल्व होने के बाद x आ जाएगा, जो आप बोलेंगे सर आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन R, ये भी आ जाता है। तो हमें पता लगा कि सर कि फॉग फंक्शन जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, एंड बेटा गॉफ फंक्शन जो है वो भी हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर f इज बाइजेक्शन, f जो है वो बाइजेक्शन हो जाता है, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है। ये बेटा थ्योरम है हमारी, है ये हमारी प्यारी प्यारी खिलखिलाती थ्योरम है। और बेटा ये थ्योरम को लगते ही हमें समझ में आता है कि सर गॉफ और फॉग ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ई हुआ कि f इनवर्स फंक्शन जो होगा वो हमारा gx फंक्शन के बराबर होगा, और वो बन जाएगा x माइनस 7 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? दिस बिकम्स योर आंसर हो जाता है ना। यहां पर सर देखो आपने थोड़ी सी मेहनत करी, आपको इनवर्स फंक्शन भी मिल गया, लेकिन यहां पर सर इनवर्स कैसे ढूंढेंगे? बेटा देखो फंक्शन तो यहां पर भी वही वाला आया था, बस इसको आपको क्या करना है? इसको आपको x के फॉर्म में लिखना है। जैसे ही आपने ये चीज लिख दिया तब आप यहां पर लिखोगे इट इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्शन। यहां पर तो सर समझ में आ गया कि f जो है वो बाइजेक्शन हो जाता है। एंड बेटा हम लोगों को f इनवर्स x कितना मिलेगा सर? f इनवर्स x इसी फंक्शन को, इस फंक्शन को x के फॉर्मेट में लिख लेना, यानी x माइनस 7 अपॉन में 2 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। तो दोनों मेथड से जो आपको पसंद आए बेटा वो अपना लो। मेरे हिसाब से ये वाला मेथड कई बार आप लोगों को इफेक्टिव लगता है ज्यादा, मतलब जनरली आपको किताबों में भी क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करने को मिलेगा, इसमें से बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों मेथड जेन्युइनली सही हैं। ठीक है, दोनों मेथड जेन्युइनली सही हैं। और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो 4 मार्कर के साथ आएगा, और इसके अलावा अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन का इस्तेमाल हुआ तो उसमें हमें 6 मार्कर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। जी सर बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो बेटा थोड़ा सा मैं मुश्किल सवाल लेकर आया हूं, हो सकता है पहली बार में इस क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा अजीब अजीब फील करे, आपको घबराहट हो, अनइजीनेस फील हो, तो थोड़ा सा पानी पीना और याद करना कि अखिल सर ने बोला है कि होगा, करने से होगा, है ना, खाली बैठने से नहीं होगा, घबराने से तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो इसी के साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर इसके अंदर हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो हमें क्या बोल रहा है कि सर इफ द फंक्शन फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस कोडोमेन, ये जो फंक्शन है इस डोमेन से इस कोडोमेन तक डिफाइंड है, और डिफिनेशन क्या दिया है? 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 दिया है, इज इन्वर्टिबल। सर ये पहले से ही दे दिया कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी मुझे इसमें 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ f इनवर्स x ढूंढना है। तो ये सस्ता काम है, ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन चलिए आराम से देखिए बेटा। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि सर हमारे पास fx फंक्शन जो है वो दिया हुआ है 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 दिया है। अब सर अगर मैं इसे y मान लूं तो y बराबर 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 दिया है। अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा स्टेप लगाएंगे हम लोग, ये कि सर टेकिंग log बेस टू बोथ साइड्स, टेकिंग log बेस टू बोथ साइड्स, हैं जी सर। बेस 2 क्यों लिया? क्योंकि सर यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका बेस क्या है? 2 है। अगर इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 होता तो मैं log बेस 3 लेता, अगर यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e होता तो मैं log बेस e लेता। अभी 2 है तो बेटा 2 ले रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा
सर हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है y बराबर 2 की पावर x x माइनस 1 दिया गया है। तो हमने कहा सर हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, सर इस पे भी log बेस 2 लगा दिया, इस पे भी log बेस 2 लगा दिया। ठीक है सर। अब आप लोग एक बात जानते हो मेरे दोस्त, जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो ऐसे नोट करके लगा लो साइड में कि सर अगर मैं लॉगरिदम बेस यहां पर x लेता हूं, ध्यान से सुनना, और यहां पर मैं x की पावर y लेता हूं, तो सर ये आंसर क्या देता है, ये हमें y देता है। कितना देता है दोस्त? दिस गिव्स यू एन आंसर ऑफ y। बाकी सब खत्म हो जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज अगर मैं इस वाले पार्ट में लगाता हूं तो आप यहां से मुझे कहेंगे कि सर इसको कंटिन्यू अगर करें, इसको कंटिन्यू करें तो हमें पता लगेगा कि सर log बेस 2 y हमारे पास यहां पर बचेगा और ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। तो इसे एज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मेट अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग बेस 2 y हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। सर हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। सर x की वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास है श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या है सर? श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले की तरह बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है सर, x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। जी सर, हैं जी। तो अब मैं यहां से अगर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर x बराबर हो जाएगा माइनस के b यानी माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है सर, प्लस माइनस यहां पर ले लोगे तो अंडर द रूट क्या हो जाएगा सर? अंडर द रूट हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac करेंगे तो 4 इंटू लॉग 2y हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू लॉग बेस 2y हो जाएगा। ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर? 2a यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि सर इसी फंक्शन को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में लिख दूंगा तो वो मेरा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनवर्टिबल फंक्शन है, यानी सारी चीजें पे ऑलरेडी प्रूवन है। लेकिन 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 यहां पर एक कैच है, उस कैच को पकड़ लो दोस्त। कैच कौन सा है कि सर हमें यह बताया गया कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से लेके इंफिनिटी तक। ओके सर, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि सर log बेस 2y जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? सर 1 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब log बेस 2y जो होगा वो 0 से लेके इंफिनिटी तक होगा। कहां से सर? 0 से लेके इंफिनिटी तक होगा। ठीक है सर, ठीक है। इसका 4 टाइम्स अगर मैं कर दूंगा, इसका 4 टाइम्स अगर मैं कर दूंगा दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये भी 0 से लेके इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। इसमें 1 अगर ऐड कर दूंगा तो सर ये 1 प्लस क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग बेस 2y अगर मैं निकालता हूं तो सर अब ये 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 में एक आगे की तरफ खिसक जाएगा। सर अगर मैंने इसका रूट ले लिया तो रूट भी तो सर 1 से इंफिनिटी के बीच में ही लाई करेगा। डोमेन वाला केस में रेंज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? यहां तक समझ में आता है? तो सर इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले वैल्यू की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। सर मैं मिनिमम वैल्यू अगर मान लो एक केस में इसकी मिनिमम वैल्यू को रखता हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू को रखता हूं, तो मिनिमम वैल्यू रखने पर ऑन द केस ऑफ मिनिमम वैल्यू, सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं, ये सब लिखना नहीं है सर। उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे सर x बराबर +1 + -1/2 हो जाएगा। सर उस केस में एक बार 0 आ जाएगा, एक बार 1 आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू में बेटा x बराबर 1 प्लस माइनस कोई इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। सर इधर से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो 0 आ जाएगी या तो सर 1 आ जाएगी। जी सर, इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? या तो इंफिनिटी आ जाएगी या तो सर x की वैल्यू माइनस के इंफिनिटी आ जाएगी। सर एक कैच समझना है आपको। कैच कौन सा? कि सर x की वैल्यू कहां से बिलोंग करनी थी? सर x की वैल्यू यहां से बिलोंग करनी थी, ये देखो इस जगह से बिलोंग करनी थी, 1 से लेके इंफिनिटी। यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, छोटी नहीं हो सकती। तो बेटा देखो ये माइनस इंफिनिटी क्या बोल रहा है सर? छोटी हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई। 0 क्या बोल रहा है सर? छोटी हो गई, छोटी हो गई, ये छोटी हो गई। क्यों छोटी हो रही है? ये छोटी इसलिए हो रही है क्योंकि सर माइनस कर रहे हो। ये छोटी इसलिए हो रही है क्योंकि आप माइनस कर रहे हो। तो सर इसमें यही कैच आपको पकड़ना था कि हमें इसमें सर वैल्यू छोटी बन जा रही है, जो कि एग्जैक्टली डोमेन था उस हिसाब से। तो हम ये करेंगे कि इसके कैच में हम कहेंगे कि सर x की वैल्यू सिर्फ
प्लस करने पर ही, इस वैल्यू को प्लस करने पर ही हमारे पास क्या बनेगा दोस्त, ये वाली वैल्यू बिलोंग्स टू बेटा 1 टू इंफिनिटी करेगा, वरना 1 टू इंफिनिटी से नीचे की वैल्यूज देना शुरू कर देगा, जो अपना आंसर में नहीं है। आया? तो सर जब ये बात समझ में आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अगर मुझे f इनवर्स x बताना था तो f इनवर्स x बेटा इस फंक्शन को x के फॉर्मेट में लिख दो, यानी 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम बेस 2, यहां पर x लिख दो और डिवाइडेड बाय बेटा 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़िया भाई, ठीक है। तो कैच आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सर ये क्यों हम लोग माइनस वाला इग्नोर कर रहे हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने साइड में दे दिया है, आप चाहो तो इसे आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, ना चाहो तो भी आप इसे छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। चलते हैं चैप्टर के इस सब टॉपिक के आखिरी सवाल की तरफ। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर मैं एक ऐसी चीज आप लोगों को सिखाऊंगा जिस चीज को आपको जब भी नजर आए तब अप्लाई करना है, और खासकर इस क्वेश्चन में एक जो चीज मैं सिखाऊंगा वो चीज आपके नेक्स्ट लेक्चर में बार बार लगातार बार बार यूज हो रही होगी, है जी। चलिए देखिए, सर अभी मेरे को बोल रहा है कि एक फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ऐसे दे दी गई है। तो ये कह रहा है कि सर नेचुरल से रियल नंबर ना जाकर हमें प्रूव करना है कि नेचुरल नंबर से रेंज में जाने वाला, मतलब अब रियल नंबर नहीं है, अब सिर्फ वो वाला सेट है जो कि फंक्शन f का रेंज कहलाएगा। वो रेंज जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, तो मुझे इनवर्स भी बताइए। ओके सर, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए। अभी मैं आपसे ये कहूं कि सर मुझे अगर इसे इन्वर्टिबल दिखाना है, और फंक्शन कैसे दिखाया जा रहा है, नेचुरल नंबर से रेंज तक दिखाया जा रहा है बेटा, रेंज ऑफ f, यानी फंक्शन f से जो भी रेंज आने वाली है उसको यहां पर रखा गया है। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे सर, फर्स्ट केस में हम लोग 1 1 बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम दो, ले लो सर, सारा टाइम आपका है, सारा टाइम आपका है, हम तो आए हैं आपको देखने के लिए, मजबूरी है। 1 1 आ जाएगा। इधर ऑन टू को अगर मैं बात करूंगा तो 1 1 के लिए सर लेट करेंगे कि f x1 जो है वो f x2 के बराबर है। जी सर, तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर, नहीं 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 सर, 4x1 का स्क्वायर, 4x1 का स्क्वायर प्लस 12 ऑफ x1 प्लस 15 जो होगा वो बेटा बराबर हो जाएगा 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15 के बराबर हो जाएगा। बेटा 15 15 काट दोगे और बच्चे 4 से भी आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास सारी चीजें इधर रखने के बाद x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 आ जाएगा और बराबर 0 बन जाएगा, है ना। ऐसा कुछ आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है सर। आगे चलते हैं बेटा, x1 माइनस x2 अगर कॉमन ले लूंगा तो आपके पास यहां पर बचेगा कितना, x1 प्लस x2 प्लस 3 बचेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंस बेटा यहां पर कैच पकड़ना है, कौन सा कैच पकड़ना है, कैच ये पकड़ना है कि सर x1 और x2 जो है ये दोनों नेचुरल नंबर है। इट इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 प्लस 3 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि सर 3 नेचुरल नंबर्स का सम 0 नहीं होता है, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो सर अगर मैंने fx1 बराबर fx2 लिया, fx1 बराबर fx2 लिया और मैंने x1 बराबर x2 प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर ये 1 1 है, हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करें सर, ऑन टू के लिए आप ये बात ध्यान रखें कि बच्चा जनरली हम लोग फंक्शन जो होता है, फंक्शन जो होता है वो डोमेन से कोडोमेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, डोमेन से कोडोमेन लिखते हैं। ये मैंने रिलेशंस में आप लोगों को बताया हुआ है कि पहले वाला सेट जो होता है वो जनरली डोमेन होता है और दूसरे वाला सेट कोडोमेन होता है। लेकिन अगर मगर अगर, है ना, बट अगर आपने फंक्शन को डोमेन से डिफाइन करके कोडोमेन ना डिफाइन करके बेटा रेंज पर डिफाइन कर दिया, तो ये चीज मुझे क्या एक्सप्लेन करती है सर, ये वाली चीज जो होती है ये एक्सप्लेन कर देती है
कि सर मैंने अगर रेंज यूज किया है तो ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज ऑन टू होगा। अगर मैंने यहां पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैंने डोमेन की जगह पे रेंज यूज कर लिया है तो इट विल बी ऑलवेज ऑन टू होगा, हमेशा ऑन टू होगा। तो हमने यहां पर भी वही सेम बात कही कि सर फंक्शन एफ जो है ना वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर नहीं सर रेंज में डिफाइन किया गया है। कहां पर? रेंज ऑफ एफ में डिफाइन किया गया है। इट इंप्लाइज दैट एफ इज ऑन टू। ठीक है सर, एफ ऑन टू है सर, एफ 11 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव हो गया सर, इनवर्स ढूंढना है। अब मेरे ख्याल से इनवर्स ढूंढने के लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। सर इनवर्स ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा कि y बराबर हमारे पास fx है जो कि हमारे पास 4x² प्लस 12x प्लस 15 हो जाता है। ठीक है, आप यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x² प्लस 3x बचेगा और इक्वल्स टू y माइनस 15 आ जाएगा। इसमें से 4 से डिवाइड कर दोगे और x² प्लस 3x को बेटा परफेक्ट स्क्वायर से चेंज कर दोगे तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू y माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ये कहां से आया बच्चा? ये आया आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सी क्लास में सर? क्लास 9th में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड कहां आता है सर? क्लास 9th में आता है। क्लास 9th में आता है, तो ये चेक कर लेना है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तब आ जाएगा। अब यहां पर मैं अगर इसको निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाता है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये y माइनस 6 अपॉन में 4 आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अगर मैं x प्लस 3/2 का वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे सर ये प्लस माइनस अंडर द रूट y माइनस 6 अपॉन में 4 हो जाएगा। हाँ जी सर, मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस के 3, सॉरी सर यहां पे 2 आना था सर, बिल्कुल सर, तो 2 आ जाएगा तो ये प्लस माइनस अंडर द रूट बेटा y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब फिर से कैच पकड़ना दोस्त, फिर से कैच ये पकड़ना कि सर अंडर द रूट y माइनस 6 एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मैंने उसमें माइनस का साइन लगाया और 3 को भी माइनस कर दिया तो सर माइनस 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 हो जाएगा, यानी मेरे पास एक सॉल्यूशन आएगा नेगेटिव। लेकिन सर इसने चीख चीख कर बोला है माय लॉर्ड की फंक्शन में x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। तो हम लोग यहां से नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे और बोलेंगे कि सर अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो -3 सिर्फ प्लस अंडर द रूट y माइनस 6 अपॉन में 2 रखा तो अब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। सर अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो अब मेरे पास जो फंक्शन हो जाएगा f इनवर्स x, मैं इसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, दैट इज -3 प्लस अंडर द रूट x माइनस 6 अपॉन में बच्चा 2 आ जाएगा एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हैं जी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो कुल मिला के सर काफी तगड़ा सब टॉपिक था, काफी सारी चीजें ऐसी करी जो शायद से अगर किसी बच्चे को ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो बहुत ज्यादा डरावना उसको फील हो रहा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, मैं जानता हूं, मैं ये बात झूठ नहीं बोलूंगा कि ये बहुत आसान चीज है, एकदम हलवा चीज है, लेकिन भाई 12वीं क्लास में हो यार, 12वीं क्लास में हो, दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन द स्कूलिंग सिस्टम। तो आपके लिए बेटा कोई हलवा पूड़ी वाली चीजें तो होंगी भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। जब आप मेंटली एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये मेरे ही लेवल की चीजें हैं, ये चीज आसान नहीं हो सकती, मुझे अपना दिमाग बड़ा करना है, तब जाके आप बेटा तैयार हो इन चीजों को समझने के लिए। लेकिन आप सोचो कि भैया हम तो तारे जमीन पर हैं तारे जमीन पर हैं, हमें सारी चीजें ऐसी आएंगी कि 2 अर्थ टकरा रहे हैं और उसमें से आंसर निकल कर आ रहा है ये, तो बेटा I'm not with you because आपको सबसे पहले ये मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 12th क्लास का ही एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए इन सवालों को सेट किया गया है। तो आपको उस लेवल तक आकर सोचने की आवश्यकता है, ये चीज आपके लिए ही बनाई गई है। आप आगे आने वाले टाइम पे IIT जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन में अपीयर करोगे तो वहां के लिए दिमाग कहां से लाओगे जब ये
इतनी सी बेसिक चीजों के ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये कैसे होगा, मैंने आपको की रोल पहले भी बता दिया है। बार बार करिए बेटा, बार बार करिए, जब तक हर एक लाइन का मतलब आपको ढंग से ना समझ में आ जाए। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तभी मजा आता है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सो यहां पर मैं सेशन को खत्म करता हूं भाई। मोटिवेशन आप लोगों को पूरी मिल गई है और इस मोटिवेशन को जिंदा रखें। डेली अपने अंदर जलने वाली आग को थोड़ा सा ऑक्सीजन दें, थोड़ा सा फ्यूल दें और थोड़ी सी हवा दे, है डेली देना है भाई, डेली देना है। एक दिन देकर काम नहीं होगा कि हाँ चल जाएगा सर, एक महीना तक अपन एकदम मस्त चलेंगे, नहीं, डेली देना है। डेली अपने आप को अंदर से एक देना है कि आई विल डू इट, आई विल डू इट वाला जो नारा है ना, कि मुझे कर, मैं करूंगा, मुझे ही करना है और कोई नहीं करके देगा। हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं भाई। रास्ते के साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा सा ये भी बता देता हूं किन बातों का ध्यान रखो, लेकिन फिर भी चलना तो बेटा तुम्हें ही पड़ेगा। और नंगे पैर चलोगे तो शायद पैरों में थोड़ा सा चोट लगेगा, लेकिन बेटा याद रखना, हर एक ठोकर के साथ आपको यह एहसास होगा कि सर ने बताया और हमने ठोकर खाने के बाद वो सीख लिया और दोबारा वो ठोकर नहीं खाई सर, दोबारा वो ठोकर नहीं खाई। तो इसी के साथ, इसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए मैं सेशन को यहां पर खत्म करता हूं और अगला सेशन हो जा थोड़ा सा आसान और उसको आप एंजॉय करना। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।